वूजिन अब ऑडिशन हॉल में 3 जजेस के सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में मूवी की स्क्रिप्ट थी। तीनों में से एक जज ने वूजिन से पूछा कि उन्होंने एक्टिंग कहाँ से सीखी थी, क्या वो किसी एक्टिंग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे या फिर कहीं फॉरेन से पढ़ के आए थे। उसके जवाब में वूजिन ने बताया कि उन्होंने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से डिजाइन में ग्रेजुएशन किया था और उन्होंने जितनी भी एक्टिंग सीखी थी वो खुद से सीखी थी और कहीं से भी एक्टिंग का कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया था। तीनों में से जो सबसे सीनियर जज थे उन्होंने बताया कि वो मान ही नहीं सकते थे कि वोजिन एक नए एक्टर है, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वो किसी भी एक नौसिखिए एक्टर की नहीं लग रही थी। उन्हें पूरा शक था कि वोजिन साफ साफ झूठ बोल रहे थे। वोजिन सीनियर जज की बात सुनकर थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं और अपनी आवाज में टोन लाकर तीनों जजेस से कह देते हैं, मैंने जो परफॉर्मेंस दी है वो इतनी भी मुश्किल नहीं है, इतनी एक्टिंग तो कोई नौसिखिया एक्टर भी कर सकता है। इतना कहकर वो ऑडिशन हॉल से बाहर जाने लगे और जाते जाते ये वार्निंग दे के गए, जो भी उनकी परफॉर्मेंस की वीडियोस बनी है और रिकॉर्ड हुई हैं वो उनकी परमिशन के बिना कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकती है, और अगर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने ऐसा किया तो वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के खिलाफ केस कर देंगे। ये बात बोलकर उन्होंने ऑडिशन हॉल का गेट बंद कर दिया और बाहर चले गए। वूजिन की बात सुनकर वहां जो जो भी लोग थे वो सब हैरान हो गए। जजेस, कैमरामैन, स्टाफ मेंबर, जहां पर लोग आकर रोल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एक ऑडिशन के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, वहां पर किसी ने अपना ऑडिशन ऐसे खत्म किया था कि जैसे उसे रोल चाहिए ही नहीं था। कुछ देर के साइलेंस के बाद फीमेल जज ये बता रही थी कि वूजिन ने जो स्क्रिप्ट है वो कुछ देर ही पढ़ी थी और इतने ही समय में करेक्टर, सीन और सभी इमोशंस को अच्छे से समझ गए थे और उतने ही अच्छे से उन्होंने वो सब अपने परफॉर्मेंस में दिखाया। वो मान ही नहीं सकती थी कि वूजिन एक नए एक्टर थे और एक्टिंग उन्होंने खुद ही सीखी थी और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वूजिन साफ साफ झूठ बोल रहे थे। तब सीनियर एक्टर जज ने बताया, वूजिन एक एक्टिंग जीनियस है और इस एक्टिंग इंडस्ट्री में ऐसा एक्टर बहुत टाइम में आता है। अब वूजिन ऑडिशन हॉल के बाहर बैठे थे और रिग्रेट कर रहे थे अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट को लेके। खुद को ही दिलासा देने के लिए बोल रहे थे, स्टाफ मेंबर ऐसा कैसे कर सकते हैं, एकदम से स्क्रिप्ट देते हैं और तभी कहते हैं परफॉर्म करो। और उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग ये था कि इन्होंने परफॉर्म कर भी दिया था और अपनी परफॉर्मेंस को वो बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रहे थे और ज्यादा एम्बैरेंस हो रहे थे। और ये सब जानने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, कुछ टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। जब वूजिन अपनी रेजिग्नेशन की पार्टी के हैंगओवर से उठे ही थे और उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, ये भी नहीं कि वो कब आए, कैसे आए और पार्टी में हुआ क्या था। फिर वो याद करते हैं कि उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी और वो रेजिग्नेशन की पार्टी कर रहे थे अपने बेस्ट फ्रेंड एंड पुराने कोवर्कर्स के साथ। उन्हें लगा कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें घर पर छोड़ दिया होगा और आगे वूजिन को सोचते पीछे से वूजिन के फोन रिंग होने की आवाज आती है। वो फोन था वूजिन के बेस्ट फ्रेंड किम यंग का, जो वूजिन से चिंता में पूछते हैं क्या वो घर सही सलामत पहुंच गए थे। वूजिन किम यंग को बताते हैं कि उन्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था, कि वो घर कैसे आए, कब आए, क्या उन्हें कुछ याद है कि उनके साथ पार्टी के बाद क्या हुआ था, तो क्या वो उन्हें बता सकते हैं। किम यंग हैरान हो जाते हैं कि वूजिन को कल की पार्टी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो वूजिन को बताते हैं कि वूजिन कैसे पार्टी के आखिरी 30 मिनट के लिए गायब हो गए थे और किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गए हैं और किसके साथ गए हैं। और वो वूजिन से पूछते हैं कि वो आखिर गए कहाँ थे। सब लोग उनकी चिंता में उन्हें ढूंढ रहे थे। वूजिन ने किम यंग को फिर याद दिलाया कि उन्हें कुछ याद नहीं था और वो किम यंग से उनके फोन करने का कारण पूछते हैं। किम यंग वूजिन को लेकर और डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका किया हुआ प्रॉमिस भी याद नहीं था, जो था उनके साथ सुपर एक्टर के ऑडिशन पे जाने का। वूजिन ने किम यंग से पूछा कि वो तो एक्टिंग एज ए हॉबी कर रहे थे, क्या वो एक्टिंग में एक करियर बनाना चाहते थे। किम यंग ने याद दिलाया कैसे मजाक में उन्होंने ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर लिया था और पहला राउंड क्लियर कर लिया था, लेकिन अब सेकंड राउंड में पहुंच गए थे और सेकंड राउंड था इंटरव्यू एंड जजेस के सामने एक्टिंग करने का। वो दिन किम यंग से बोलते हैं, किम यंग मुझे कल के बारे में कुछ याद नहीं है और मैं ऑडिशन में जाने का प्रॉमिस भी भूल गया हूँ और अब मेरा कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है। किम यंग कोशिश करते हैं वूजिन को रिश्वत देकर अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वूजिन ने किम यंग को सीधा मना कर दिया। किम यंग ने अपना फाइनल कार्ड खेला। वूजिन की फेवरेट एक्ट्रेस होंग यूई थी और वो उनके बहुत बड़े फैन थे, तो उन्हें बताते हैं कि 3 जजेस में से एक जज होंग यूई भी है। जैसे ही वूजिन ने बात सुनी वो तभी की तभी ऑडिशन हॉल में तैयार होकर पहुंच गए थे। वूजिन एक्ट्रेस होंग यूई को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें ऑडिशन से कुछ भी मतलब नहीं था, वह सिर्फ अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को देखने आए थे। वूजिन बैठने के लिए सीट्स ढूंढ रहे थे तो पीछे से किम यंग ने बताया कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थे और वो आवाज से थोड़े बीमार भी लग रहे थे। वूजिन ने अपने बेस्ट फ्रेंड किम यंग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें बताया कि उन्होंने पहले भी एक्टिंग कर रखी थी और कई लोगों के सामने परफॉर्म भी कर रखा था, तो आज का ऑडिशन कुछ अलग नहीं है, जो वो यूजुअली करते हैं उन्हें आज भी वही करना था।
मगर किंग यम इतने नर्वस थे, उन्हें वॉशरूम जाना था। उनके शक्ल से वो बहुत ज्यादा बीमार भी लग रहे थे। वुजिन उन्हें जल्दी जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में ऑडिशन देते तो जाते डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते और उनका ऑडिशन पक्का फेल हो जाता। किम यंग भागते वॉशरूम की तरफ जा रहे थे और जाते जाते वुजिन से बोल के गए थे कि जैसे ही उनका नंबर आने वाला हो वो तभी की तभी उन्हें कॉल करे और उन्हें बुला ले। वुजिन को ये सब देखकर पहले तो बहुत मजे आ रहे थे और 3 मिनट बीत चुके थे, किम यंग अभी तक वापस नहीं आए थे, तो वुजिन अब थोड़ा थोड़ा टेंशन में भी आने लगे थे। अब 10 मिनट बीत चुके थे और किम यंग अभी तक वापस नहीं आए थे। वुजिन बहुत टेंशन में थे और किम यंग के पास बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जैसे ही वुजिन ने सोचा ही था कि अगला नंबर किम यंग का ही ना हो, तभी हॉल में एक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट में नाम होते हैं उन लोगों के जिनका ऑडिशन का अगला नंबर है, और उनमें से एक नाम किम यंग का भी था। वो जिन जानते हुए भी अनजान बन रहे थे और खुद को ही दिलासा दे रहे थे, किम यंग ही मेरे दोस्त नहीं है, ये कोई और पार्टिसिपेंट था जो वहां आया हुआ था। लेकिन अगली अनाउंसमेंट ये क्लियर कर देती है कि यहाँ पे एक ही किम यंग है और वो वुजिन के बेस्ट फ्रेंड ही थे। वो जिन स्टाफ मेंबर के पास गए और उन्हें बताया कि उनके दोस्त अभी यहाँ नहीं थे और वो कुछ देर में आएंगे, क्या उन्हें कुछ और टाइम दिया जा सकता है। मगर स्टाफ मेंबर ने उन्हें सीधा मना कर दिया और उन्हें बताया कि अगर उनके दोस्त कुछ समय में नहीं आए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका ऑडिशन फेल हो जाएगा। वो जिन अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए और रिक्वेस्ट कर रहे थे और कुछ और टाइम मांगने की कोशिश कर रहे थे। स्टाफ मेंबर ने ये सब अपने बॉस को बताया और कुछ देर डिस्कशन करने के बाद फाइनली किम यंग को कुछ और टाइम मिल गया था। स्टाफ मेंबर ने वुजिन को अपने साथ चलने के लिए कहा और वो वुजिन को ऑडिशन रूम में ले गई, जहाँ पे वुजिन ने देखा कि सामने 3 जजेस हैं, कैमरा है और स्टाफ मेंबर भी वहाँ घूम रहे थे। वुजिन ने वहाँ अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को भी देखा और काफी देर तक उन्हें ही देखते रहे। एक अलग स्टाफ मेंबर वुजिन के पास आए और उन्होंने जो स्क्रिप्ट किम यंग के लिए थी वुजिन को दे दी और वुजिन को स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि ये स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर थी और उनके दोस्त को इसी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी ऑडिशन देने के लिए। तो जब उनके दोस्त आए तो वो उन्हें ये स्क्रिप्ट दे दें और अगर वो खुद भी बोर हो रहे थे तो वो स्क्रिप्ट पढ़ सकते थे। वुजिन ने अपने हाथ में स्क्रिप्ट ली ही थी और उन्होंने देखा स्क्रिप्ट के साइड में एक ब्लैक स्क्रीन भी थी। वुजिन ने उस स्क्रीन को चेक करने के लिए टच करा कि वो स्क्रीन आखिर में थी क्या। वुजिन के टच करते ही वो स्क्रीन ग्लो करने लगी थी। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। वुजिन वहां बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है और आसपास किसी से मदद मांगते और उससे पहले उस स्क्रीन ने वुजिन को अपने अंदर खींच लिया। वुजिन एक अलग डायमेंशन में गिर रहे थे। जब उनकी आंख खुली उन्होंने देखा आसपास सब अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वुजिन के सामने एक पेज आ गया था। उस पेज पे स्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट का नाम, टाइटल, रोल, ग्रेड। नीचे एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक डैमेज स्क्रिप्ट थी, मतलब वो स्क्रिप्ट कंप्लीटेड नहीं थी, वो एक स्क्रिप्ट का 10% पार्ट थी। वुजिन ने जब उस पेज को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये सब उसी स्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ था जो उन्हें ऑडिशन हॉल में मिली थी। वुजिन के सामने 2 ऑप्शन थे, पहला डरा हुआ इंसान, दूसरा अनजान इंसान। वुजिन ने देखने के लिए ये सब है क्या गलती से पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। तभी पीछे से एक आवाज आई, डरा हुआ इंसान रीडिंग के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि वो स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी इसलिए सिर्फ 10% पार्ट ही प्रिपेयर हुआ था। वो जिन घबरा गए थे और चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे थे कि आवाज आ कहां से रही थी। अगली साउंड आती है, बिगिनिंग द रीडिंग। फिर से अंधेरा छा जाता है और वो जिन अब अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाते हैं जहाँ सब कुछ रेड एंड ब्लैक था। वो जिन बहुत घबरा गए थे, वो आसपास देख रहे थे मगर आसपास कोई भी नहीं था। उन्हें डाउट हुआ क्या ये सब कोई सपना तो नहीं था, मगर सब कुछ बिल्कुल रियल फील हो रहा था। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो जिन बिना कहीं देखे या समझे भागने लगते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि उन्हें यहाँ से बच के निकलना था। वो जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो जंगल में भागते जा रहे थे मगर उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें पता थी तो बस एक ही बात कि उन्हें वहां से भागना है और अगर वो नहीं रुके तो वो साया उन्हें पकड़ लेगा। उस साये ने पीछे से वो जिन को रुकने के लिए बोला। वो जिन उस साये की आवाज से सहम गए और उनका पैर किसी पेड़ की जड़ से लग गया और वो नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिरे उन्हें असलियत में दर्द हो रहा था, तो उन्हें यकीन हो जाता ये सब असलियत में हो रहा था और उनके पीछे खड़ा साया भी असली था और वो धीरे धीरे वुजिन के पास बढ़ रहा था। वो साया वुजिन के पास आया और वुजिन को बताया कि उसे भूख लगी थी और उसकी भूख का कारण वुजिन थे। वुजिन जो जमीन पे गिरे हुए थे इतना डर गए थे, वो अपने हाथों से खुद को जमीन पे खींच रहे थे और उस साये से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो कहीं दूर तक जा नहीं पाए और वो साया धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया था। वो जिन मन ही मन खुद से कह रहे थे ये सब असलियत में नहीं हो रहा था और ये सब उनका एक वहम था। वो साया वुजिन के बिल्कुल पास आ गया था। वुजिन अपनी जान के लिए माफी मांग रहे थे। उस साये ने एक चाकू से वुजिन के सीने पे वार कर दिया और वुजिन के चेहरे के पास जाके वुजिन से पूछा क्या उन्हें खून आ रहा है। वुजिन की आंखों में बस 2 ही चीजें दिख रही थी, आंसू और वो साया जो वुजिन पे चाकू से फिर वार करने
मारने वाला था। वूजिन वो चाकू का दर्द फील कर सकते थे, चिल्ला रहे थे और वूजिन की चीख के साथ वो साउंड दोबारा आई और साउंड ने कहा एंडिंग द रीडिंग और रोल का नाम डरा हुआ इंसान। चैप्टर खत्म। वूजिन तो जमीन पर लेटे हुए थे, किरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कोई उन्हें असलियत में चाकू से मार रहा है, चाकू से उन पे वार कर रहा है। वो इतनी रियल एक्टिंग कर रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने एक्ट के एंड में जमीन पे लेट जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और हॉल में अभी तक वूजिन के चिल्लाने की, कराहने की आवाज गूंज रही थी। ऑडिशन हॉल में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग बस वूजिन की तरफ ही देख रहे थे। तीनों जजेस भी बिल्कुल शांत थे, वो जमीन पे वूजिन को लेटा हुआ देख रहे थे और वो हैरान थे क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी ऑडिशन में, किसी भी थिएटर में किसी को भी इतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा था। हांग यूई जो कि वूजिन की फेवरेट एक्ट्रेस थी, वो उन्हें एक हैरान भरे चेहरे से देख रही थी। वूजिन जो उस वक्त जमीन को लेटे हुए थे, मन ही मन सोच रहे थे, उन्होंने वही सेम चीज दिखाई जो उन्होंने उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर एक्सपीरियंस करी थी। और वो जैसे ही उस ब्लैक स्क्रीन से वापस आए, एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें एक्ट करने के लिए बोल दिया और कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें एक्ट करना है। क्योंकि वूजिन ने आज तक कभी भी कोई एक्टिंग नहीं करी थी, कहीं से भी एक्टिंग नहीं सीखी थी, उन्होंने सेम वही परफॉर्म करा जो उन्होंने उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर एक्सपीरियंस करा था। वूजिन ये सोच रहे थे कि ऑडिशन हॉल के लोग उन्हें कोई पागल ना समझ ले, क्योंकि वो इस तरह जमीन पे लेट रहे हैं, घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वो सोच रहे थे वो ऐसे एक्ट करेंगे कि कुछ नहीं हुआ और उठ के बस चले जाएंगे। जैसे ही वो जाने वाले थे, हान यूई जो कि वूजिन की फेवरेट एक्ट्रेस है, उन्होंने वूजिन से पूछा कि उन्होंने एक्टिंग कहाँ से सीखी है, वो किस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, क्या वो कहीं फॉरेन से पढ़ के आए हैं। वूजिन जो हांग यूई के बहुत बड़े फैन थे, वो उनकी मन ही मन तारीफ कर रहे थे, वो उनके साथ फोटो लेना चाहते थे, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, मगर वो ये सब अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि जो भी उन्होंने एक्ट करा उसके बाद वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते थे। वो वापिस होश में आते हैं और वो सोचते हैं जो अभी उन्होंने एम्बैरेसिंग मोमेंट करा है वो सब कैसे निकले। और उन्होंने डिसाइड करा थोड़ा टफ एंड ब्रेव एक्ट करने का। उन्होंने बिल्कुल सीरियस चेहरा बना के और थोड़ा शो ऑफ के साथ जवाब दिया कि उन्होंने एक्टिंग कहीं से भी नहीं सीखी थी, वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट है। उन्होंने जितनी भी एक्टिंग की है, जो भी परफॉर्म किया है, वो सब कुछ खुद ही सीखा है। जजेस में से जो सीनियर एक्टर थे वो वूजिन की बात मान ही नहीं रहे थे, वो यकीन ही नहीं कर रहे थे वो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता है। वूजिन ने जो एक्टिंग की है वो किसी नौसिखिए एक्टर की तो बिल्कुल नहीं थी। वूजिन ने इस सवाल का जवाब फिर एक सीरियस चेहरे के साथ दे दिया। उन्होंने जो एक्टिंग करी है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, ऐसा कोई भी नया एक्टर कर सकता है। और वो तभी की तभी वहां से जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बात खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जजेस कोई और सवाल पूछते, कुछ और कमेंट देते, वूजिन वहां से वार्निंग देके चले गए। उनकी जो ऑडिशन की वीडियो है वो उनकी परमिशन के बिना कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती। अगर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट हुई तो वो केस कर देंगे। तीनों जजेस बिल्कुल हैरान थे, उन्होंने आज तक किसी भी ऑडिशन में किसी कंटेस्टेंट को ऐसे एक्ट करते कभी नहीं देखा। हांग भी बताती है वूजिन ने स्क्रिप्ट की एक झलक ही ली थी और इतने ही समय में वो रोल को पूरा समझ गए, रोल के इमोशन को पूरा समझ गए और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी एक्टिंग में पूरे सीन को दिखाया, सारे इमोशंस को दिखाया। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी वूजिन ने एक्टिंग खुद सीखी है और उन्होंने मान लिया था कि वूजिन साफ साफ झूठ बोल के गए हैं। जजेस में जो सीनियर एक्टर थे उन्होंने वूजिन की तारीफ में ये कहा था कि वूजिन एक जीनियस एक्टर है और ऐसा एक्टर मूवी इंडस्ट्री में काफी समय बाद आता है। तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी क्योंकि वूजिन को लग रहा था वहां पे उन्होंने बहुत खराब एक्टिंग करी थी और जजेस के सामने, पूरे स्टाफ मेंबर के सामने अपने आप को एम्बेरस किया था। और जजेस और स्टाफ मेंबर को ये लग रहा था वूजिन बहुत अच्छे एक्टर है और बहुत रियल एक्टिंग करते हैं। वूजिन ऑडिशन हॉल के बाहर आ गए थे और अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त किम यंग अपना ऑडिशन देकर ऑडिशन हॉल से बाहर आए और वूजिन ने उनसे पूछा कि उनका ऑडिशन कैसा रहा, क्या वो पास हुए। मगर सैडली किम यंग कहते हैं कि उन्हें 15 सेकंड के बाद ही ऑडिशन से बाहर निकाल दिया गया। किम यंग से पूछते हैं क्या वो उनकी जगह उनका ऑडिशन देने चले गए थे, क्योंकि जज उनकी परफॉर्मेंस के बजाय वूजिन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे। वूजिन अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किम यंग को ये बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। वूजिन किम यंग के पास एक स्क्रिप्ट देखते हैं और वो स्क्रिप्ट उनसे मांगने की रिक्वेस्ट करते हैं। किम यंग ने बिना कोई सवाल पूछे वूजिन को वो स्क्रिप्ट दे दी। जब वूजिन ने वो स्क्रिप्ट ली, उन्होंने फिर उस ब्लैक स्क्रीन को दोबारा देखा और वो सोच रहे थे अगर उन्होंने इसे फिर छुआ तो फिर उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे। और अब उन्हें यकीन हो गया था जो भी उन्होंने ऑडिशन हॉल के अंदर एक्सपीरियंस करा था वो कोई सपना नहीं था, कोई उनका भ्रम नहीं था, वो सब असलियत में हुआ था। उन्होंने ये सोचा कि जैसे उन्होंने एक डरा हुआ इंसान का रोल एक्सपीरियंस करा था, क्या वो उसी तरह से इस स्क्रिप्ट में से कोई रोल एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या। और इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो किम यंग से पूछते हैं क्या उनके पास उनके घर पे कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो वो पढ़ सकते थे। किम यंग बताते हैं कि उनके घर पे उनके पास स्क्रिप्ट्स हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं किम यंग के घर जाने का। जैसे ही वूजिन ने किम यंग के घर एंटर करा,
उन्होंने किम यंग को बताया कि उनके घर में बहुत बदबू आ रही थी और वो क्या उनके घर की खिड़की खोल सकते थे ताकि बाहर से थोड़ी हवा आ सके। किम यंग वू जिन की बात से थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं पहले तो वो किसी के घर पे बिना बताए अचानक से आ गए और अब उनके घर पे आकर उनके घर की बुराई कर रहे थे। इन सब बातों के बाद किम यंग वू जिन के लिए स्क्रिप्ट्स ढूंढने लग जाते हैं और वो वू जिन से पूछते हैं वैसे तो वो कभी टीवी भी नहीं देखते, आज वो अचानक से मुझसे स्क्रिप्ट्स क्यों मांग रहे थे। वूजिन ने यह बताया कि वो कुछ चीजें चेक करना चाहते थे। किम यंग ने उन्हें ढूंढ के 3 स्क्रिप्ट्स दी, जिनमें से 2 स्क्रिप्ट्स में से पहले से ड्रामास बन चुके थे मगर एक स्क्रिप्ट अभी भी अनप्रोड्यूस्ड थी। वूजिन ने ये देखा कि वो इन स्क्रिप्ट्स के साथ भी एक ब्लैक स्क्रीन देख सकते थे। तो यहाँ एक चीज कंफर्म हो गई थी कि वो हर स्क्रिप्ट के साथ एक ब्लैक स्क्रीन देख सकते हैं और उस स्क्रिप्ट में से कोई भी रोल एक्सपीरियंस कर सकते थे। दूसरी चीज कंफर्म करने के लिए वूजिन ने वहां टाइम देखा और टाइम था 11:41। टाइम चेक करने के बाद उन्होंने ब्लैक स्क्रीन को टच किया और वो उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए। जब वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर गए तो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था ऐसी कोई जगह असलियत में हो सकती थी और इस बार उनके सामने एक नहीं 2 व्हाइट पेजेस थे। एक था डरा हुआ इंसान का जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस करा था, दूसरा जो उन्होंने अभी अपने हाथ में ली थी और वो अब उस ब्लैक स्क्रीन में से बाहर जाने का तरीका सोच रहे थे क्योंकि आखिरी बार जब वो वहां आए थे तो उन्होंने उस रोल को पूरा एक्सपीरियंस करा था, उसके बाद वो बाहर निकले थे। तो क्या उन्हें फिर से बाहर जाने के लिए नए स्क्रिप्ट को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस रोल को प्ले करना पड़ेगा। वो अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बाहर जाने के लिए, जैसे कि आउट, लॉग आउट, गो आउटसाइड, गो बैक और आखिरी में उन्होंने एक फाइनल सही वर्ड बोला जिनसे वो बाहर निकल गए और वो वर्ड था एग्जिट। इसका मतलब ये हुआ कि वूजिन ब्लैक स्पेस कभी भी बाहर निकल सकते थे एग्जिट बोलकर। वूजिन जब ब्लैक स्क्रीन से बाहर निकले थे तो फ्रीज हो गए थे। किम यंग ने उनसे पूछा वो हवा में ऐसे हाथ करके फ्रीज होके क्यों खड़े हैं, क्या वो ठीक तो थे। वूजिन को ये पता चला वूजिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर पूरे 5 मिनट के लिए थे, लेकिन जब वो अंदर गए और बाहर आए तो बाहर का समय अभी भी सेम था, बाहर की दुनिया में एक भी सेकंड नहीं बढ़ा था। तभी वहां किम यंग के पास किसी का फोन आ गया। किम यंग ने वो फोन उठाया तो पता चला कि ये फोन था सुपर एक्टर के प्रोड्यूसर का जो कि वूजिन से बात करना चाहते। किम यंग ने वूजिन से पूछा क्या वो उन प्रोड्यूसर से बात करना चाहते हैं। वूजिन पहले तो बात करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो फिर से उस शर्मनाक मूवमेंट को फिर याद करते, तो वो पूरी कोशिश करते हैं उस बात को दोबारा ना दोहराने की, तो फोन में बिल्कुल सीरियस आवाज में बात करते हैं। प्रोड्यूसर उन्हें फोन पे बताती हैं कि वूजिन ने पहला राउंड क्लियर कर लिया है और क्या वो सुपर एक्टर में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर को ये भी पता था कि वूजिन ने अपने दोस्त की जगह ऑडिशन दिया था। वूजिन को लगा कि प्रोड्यूसर उन्हें सुपर एक्टर के नेक्स्ट राउंड में बुलाकर पूरे नेशन के सामने उनकी बेइज्जती करना चाहती थी, तो उन्होंने फिर सीरियस होकर जवाब दे दिया कि वो नहीं आना चाहते थे। ऑडिशन तो उन्होंने सिर्फ टाइम पास में दिया था, वो आगे एक्टिंग में कुछ नहीं करना चाहते थे। प्रोड्यूसर मान ही नहीं सकते थे कि वूजिन ने इतनी अच्छी एक्टिंग टाइम पास में करी थी और वो वूजिन से रिक्वेस्ट करते हैं क्या वो उन्हें सच बता सकते हैं। वूजिन पूरी कोशिश कर रहे थे कि बात वहीं खत्म हो जाए और उनका जो एम्बैरेसिंग मोमेंट है नेशन के आगे ना आए। प्रोड्यूसर को ये पता था अगर वूजिन के ऑडिशन की वीडियो ब्रॉडकास्ट होती है तो वो एक ही दिन में पूरे नेशन में फेमस हो जाएंगे, मगर वो इस बात पे कुछ और नहीं कर सकती थी क्योंकि वूजिन ने उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया था और उन्होंने वूजिन से कहा कि वूजिन के ऑडिशन के वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर वूजिन ने अपने ऑडिशन के वीडियो की रिक्वेस्ट करी, क्या उन्हें उनकी ऑडिशन की वीडियो मिल सकती है। यहाँ पे प्रोड्यूसर वूजिन का नंबर ले लेती है ताकि वो उन्हें उनका ऑडिशन का वीडियो दे सके। जब प्रोड्यूसर वूजिन से फोन पे बात खत्म कर रही थी पीछे से वही सीनियर एक्टर आ गए थे और उन्होंने पीछे से आके पूछा कि क्या वो उन्हीं पार्टिसिपेंट से फोन पे बात कर रही थी जिन्होंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया था। प्रोड्यूसर को ये नहीं पता था कि सीनियर एक्टर उनके पीछे खड़े हैं, तो वो उनकी आवाज सुनकर पहले डर जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि जब भी आए थोड़ी आवाज करके आए ताकि उन्हें पता चले कि उनके पास आया है। प्रोड्यूसर ने सीनियर एक्टर से कहा कि वो वूजिन से ही बात कर रही थी, मगर वूजिन ने सेकंड राउंड में आने के लिए मना कर दिया था। सीनियर एक्टर को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि कोई पहली बार ऑडिशन में सिर्फ टाइम पास के लिए आया था, उसे रोल से कोई मतलब नहीं था। वूजिन घर पहुंच गए थे। वूजिन को अपनी पावर्स के बारे में और चीजें कंफर्म करनी थी, मगर जैसे ही किम यंग को पता चला था कि वूजिन के पास सुपर एक्टर के लिए कॉल आया है, उन्होंने वूजिन के ऊपर सवालों की बरसात शुरू कर दी और उन सब से बचने के लिए वूजिन अपने घर आ गए थे। मगर उन्हें 3 बातें तो पता चली थी। पहली बात ये थी कि जब भी वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर जाते हैं बाहर की दुनिया में समय आगे नहीं बढ़ता है। दूसरी बात ये थी वूजिन के अलावा उस ब्लैक स्क्रीन को और कोई नहीं देख सकता था। तीसरी और आखिरी बात ये थी कि वो ब्लैक स्क्रीन से एग्जिट बोलकर कभी भी किसी भी समय बाहर आ सकते थे। वूजिन किम यंग के घर से 3 स्क्रिप्ट अपने साथ अपने घर ले आए थे, जिनमें से 2 स्क्रिप्ट्स पर पहले से ड्रामा बन चुके थे। एक का नाम था एलिगेंट फर्स्ट डॉटर और दूसरे का नाम था थग प्रोसिक्यूटर। क्योंकि वूजिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर अपना फोन नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने पहले 2 ड्रामा जो रिलीज हो चुके थे, उनकी रेटिंग्स आ चुकी थी, वो उन पे रिसर्च करने लगते हैं और पता लगाते हैं उन
स्क्रिप्ट्स ने कैसा परफॉर्म किया था। थर्ड प्रोसिक्यूटर की रेटिंग थी 7.1%, एलिगेंट फर्स्ट डॉटर की रेटिंग थी 2.7%। दोनों स्क्रिप्ट पर रिसर्च करने के बाद वो जिन वापस ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं। जब वो जिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर गए तो अब वहां पे 3 पेजेस थे। वो उन दोनों स्क्रिप्ट्स के ग्रेड चेक करते हैं। एक का ग्रेड होता है ई और एक का ग्रेड होता है सी। वो जिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे ग्रेड का मतलब है क्या, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड का मतलब क्वालिटी तो नहीं लग रहा था। ये हो सकता था ग्रेड का मतलब वो पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस, यानी कि स्क्रिप्ट पे जब मूवी या ड्रामा बनाया जाएगा तो वो हिट होगा या नहीं होगा और वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी। अब वो ये चेक करना चाहते थे कि जिन स्क्रिप्ट्स पर अभी तक मूवीज या ड्रामा नहीं बने हैं क्या वो उनका ग्रेड पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिन पे अभी तक कुछ ड्रामा नहीं बना था। तो वो उसे चेक करने के लिए भी ले आए और जब उन्होंने उसका ग्रेड देखा तो उसका ग्रेड था बी ग्रेड, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट ग्रेड उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे ये बात भी कंफर्म हो गई थी, उन स्क्रिप्ट का भी ग्रेड पता लगा सकते थे जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। और वो एग्जिट बोलकर अपने रूम में वापस आ गए थे। समय अभी भी नहीं बीता था। बाहर आने के बाद वो जिन जो 2 ड्रामास रिलीज हो चुके थे उनकी स्क्रिप्ट्स पढ़ने लगे ताकि वो खुद पता लगा सके कि ये स्क्रिप्ट है तो है कैसी। जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे उनके पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में एक वीडियो थी जो था उनका एम्बैरेसिंग ऑडिशन। वो जिन खुद की वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे, मगर उन्हें ब्लैक स्क्रीन की पावर कंफर्म करनी थी तो वीडियो उन्हें देखनी ही पड़ी। और वीडियो देखकर वो खुद की एक्टिंग पर बहुत हैरान हो गए। वो बिलीव नहीं कर सकते थे कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर ली। दूसरी ही तरफ वो सेम वीडियो एक राइटर देख रही थी और वो भी बिलीव नहीं कर पा रही थी क्या एक एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। उनके साथ वहां पर सीनियर एक्टर भी थे। वो सीनियर एक्टर से पूछती हैं क्या इस एक्टर पर रियल लाइफ में आज से पहले चाकू से वार हुआ है, अगर नहीं तो वो इतने अच्छा एक्सप्रेशन कैसे दिखा रहे थे। सीनियर एक्टर राइटर से पूछते हैं क्या उन्हें वो जिन की एक्टिंग देखकर अपने दिमाग में कैरेक्टर याद नहीं आ रहा जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। राइटर अपने सामने रखी हुई कई स्क्रिप्ट्स में से एक स्क्रिप्ट को देखती है जो होती है एक साइकोपैथ कैरेक्टर के ऊपर। इस स्क्रिप्ट का मेन कैरेक्टर नहीं था मगर स्क्रिप्ट के लिए एक बहुत जरूरी कैरेक्टर था। ऐसी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था और उन्हें अभी तक ऐसा एक्टर नहीं मिला था जो इतने अच्छे तरीके से उस एक्टर को प्ले कर पाए, एक साइकोपैथ की एक्टिंग कर सके। और वो वूजिन से खुद मिलना चाहती और कंफर्म करना चाहती थी क्या वो उस रोल के लिए सही थे या नहीं थे। वापस वूजिन के घर पर वो अभी तक खुद की वीडियो ही देख रहे थे। वूजिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे है। अब उन्हें पता चला कि उन्होंने पहला राउंड इतनी आसानी से कैसे क्लियर कर दिया और क्यों स्टाफ मेंबर एक्टर उनके पास कॉल कर रहे थे। और वो ये सोच रहे थे उन्होंने किस तरह से जजेस को जवाब दिया और उन्हें पता चला जजेस को लग रहा था कि वूजिन बहुत ज्यादा ही जीनियस एक्टर है। ये बात सोच सोच कर वो मन ही मन खुश हो रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि इतने समय से उन्हें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सब उन्हें एक जीनियस समझ रहे थे। वूजिन ये डिसाइड करते हैं ये सब बातें सोचकर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लोगों से दोबारा मिलेंगे। तो वो अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करते हैं। वो फिर से ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और पता लगाते हैं ऐसे और फीचर्स का, ब्लैक स्क्रीन की ऐसी पावर्स का जिनका वो इस्तेमाल कर सके। और वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद लेके गए थे, दोबारा चाकू से वार न करवाने की। पूरी एक रात बीत चुकी थी। वो जिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स ट्राई कर रहे थे और अब वो थोड़े थक चुके थे। और उन्हें पता ये चला कि जब भी वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर किसी भी एक्टर का रोल प्ले करेंगे और उस रोल का एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हें उस स्क्रिप्ट की एक एक लाइन याद रहती है। सिर्फ लाइनें ही नहीं, उनमें से एक स्क्रिप्ट थी जिनका नाम था कैफे मेल क्लर्क, जो उन्होंने पढ़ी थी, जिसमें से सिर्फ लाइन्स नहीं, कैरेक्टर्स के इमोशंस, सेंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, उन्हें वो सब याद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस रोल ने, उस कैरेक्टर ने वूजिन पर अपने एक छाप छोड़ दी है। वूजिन ये सोच ही रहे थे कि अब वो इस पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छे एक्टर बन सकते हैं और उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो यहीं पे एक अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। तभी वूजिन के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और वो कॉल था सोंग मानवो का, जो कि वही सीनियर एक्टर थे तो जजेस में बैठे हुए थे। और वो वूजिन से पूछते हैं क्या वो उन्हें याद है। वो वूजिन को याद दिलाते हैं वो वही है तो जजेस में बीच में बैठे थे जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी। वूजिन को दाढ़ी सुनते ही याद आ जाता है कि वो किनसे बात कर रहे थे। मानवो वूजिन से रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द मिलने की। वूजिन अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो था सीरियस एंड पूरा स्ट्रेट बात करने का। क्या वो मिलने से पहले कारण बता सकते थे। मानवो उन्हें बताते हैं फोन पे ऐसे बात करना थोड़ा अजीब रहेगा, क्या वो आमने सामने मिल के बात कर सकते थे। वूजिन उन्हें सीधा जवाब दे देते हैं कि उनके पास उस दिन 4 बजे ही टाइम था, उसके अलावा कहीं टाइम नहीं था। मानवो ये भी बताते हैं कि उनके साथ उनसे कुछ और भी लोग मिलना चाहते थे और वो वूजिन के पास एड्रेस भेज देंगे, क्या वो वहां तक आ सकते थे। वूजिन इस बात पे एग्री कर लेते हैं और 4 बजे मिलने का डिसाइड हो जाता है।
वो जिन के दोस्त किम यंग ने बताया था कि वो जिनसे बात कर रहे थे वो बहुत फेमस एक्टर है, तो वो सर्च करते हैं कि वो कितने फेमस थे। न्यूज में पता चलता है सीनियर एक्टर प्रोड्यूसर मानवो और राइटर पार्क आपस में मिलकर एक बहुत फेमस मूवी बना रहे हैं और टॉप एक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उस मूवी में एक पार्ट लेने की, एक रोल लेने की। ये सब देखने के बाद वो जिन ये सोच रहे थे कि इतने फेमस लोग उनसे मिलना क्यों चाहते हैं, और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो उनसे फिर से एक्टिंग करने को ना बोल दे। लेकिन वो जिनकी उम्मीद धरी की धरी रह गई। जैसे ही वो शाम की मीटिंग में पहुंचे ही थे, उन्हें एक स्क्रिप्ट दे दी गई और रिक्वेस्ट करी गई क्या वो स्क्रिप्ट की एक्टिंग करके दिखा सकते हैं। मानवो सीधा पॉइंट पे आते और वो जिनको ये बताते हैं कि कल उन्होंने जो एक्टिंग करी थी उस स्क्रिप्ट का फोकस डायलॉग पे नहीं था बल्कि एक्सप्रेशंस पे ज्यादा था। तो अब वो जिन की डायलॉग की परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। वो जिन जिस रूम में बैठे हुए थे वहां पे सिर्फ मानवो और वो जिन नहीं थे, साथ ही में राइटर पार्क भी थी। वो जिन की फेमस एक्ट्रेस भी वहीं बैठी थी, साथ में मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग भी वहीं बैठे थे और वो सब के सब वूजिन को ही देख रहे थे। और वूजिन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि डायलॉग एक्टिंग होती क्या है। वूजिन दिमाग में चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहे थे कि उन्होंने एक्टिंग करनी कल ही शुरू करी है, क्या ये बात वो सबको यहाँ पे बता दे। मानवो उन्हें ये बताते हैं कि वुजिन के सामने जो लैपटॉप रखा हुआ था उसके अंदर स्क्रिप्ट थी और सारे डायलॉग उसी में लिखे हुए थे। वुजिन उन डायलॉग्स को अपनी मर्जी के हिसाब से कैसे भी पढ़ सकते थे और किसी तरह से भी उन डायलॉग्स की एक्टिंग करके उन्हें दिखा सकते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टैबलेट के सामने कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन टैबलेट की स्क्रिप्ट के साथ नहीं आती है, वो सिर्फ पेपर वाली स्क्रिप्ट के साथ आती है। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर वो वहां पे ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उनका झूठ पकड़ा जाता। ये झूठ कि वो कुछ एक्टिंग नहीं कर सकते थे, जो भी था और जो भी हुआ था किस्मत से हुआ था, वो सब एक तुक्का था। और अब यहाँ पे वो जिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और सोच रहे थे कि यहाँ पे करा क्या जा सकता है, इस सिचुएशन से वो निकल कैसे सकते हैं। चैप्टर खत्म। वोजिन को एक टैबलेट दे दिया गया था जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट थी और उनसे कहा गया था कि स्क्रिप्ट में से किसी भी रोल की एक एक्टिंग करके दिखाएं। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक स्क्रीन टैबलेट की स्क्रीन के साथ नहीं दिखाई देती, वो दिखाई देती है पेपर की स्क्रिप्ट के साथ, और वहां पे पेपर की स्क्रिप्ट नहीं थी। वो जिन ये सोच रहे थे अगर वो वहां पे अच्छी एक्टिंग नहीं करके दिखाते हैं तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा और उन्हें एक फेक मान लिया जाएगा। और वो ये सोच रहे थे कि वहां पे वो करे तो करें क्या। कुछ देर सोचने के बाद वो जिन एक बहुत सिंपल कंक्लूजन पे आए, और वो कंक्लूजन ये था कि क्या ही फर्क पड़ता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि सच तो ये था उन्होंने एक्टिंग एक दिन पहले ही शुरू करी थी। ऐसा तो था नहीं उन्होंने एक्टिंग की आज से पहले क्लासेस ली थी या उन्होंने एक्टिंग कहीं से सीखी थी। उन्हें एक्टिंग करते हुए बस एक ही दिन हुआ था और एक ही दिन में उनका एक्टिंग का करियर खत्म होने वाला था। यही सोचकर वो उनके सामने रखी स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। वो जिन ने अपने सामने रखी हुई स्क्रिप्ट के रोल को नहीं समझा, उसके कैरेक्टर को नहीं समझा, उसके इमोशंस को नहीं समझा। उन्होंने बस एक रोबोट की तरह उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पे एक्टिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। रूम में बैठे हुए सभी लोग उनकी एक्टिंग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर उन्होंने जब ये देखा कि यूजिन बहुत खराब एक्टिंग कर रहे हैं, यूजिन की एक्टिंग में बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं है, वो सब वहां पे बहुत हैरान हो गए थे। यूजिन ने स्क्रिप्ट का एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। मानवो और हांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। मानवो ये सोच रहे थे कि वो जिन एक नौसिखिया एक्टर से भी खराब एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। उनकी एक्टिंग कल से बिल्कुल अलग थी। हांग यूई को ऐसा लग रहा था उनके सामने जो वो जिन बैठे हैं और जो उन्होंने वो जिन को ऑडिशन में देखा था, वो दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। जो वो जिन सुपर एक्टर के ऑडिशन में आए थे, ये वही वो जिन उनके सामने बैठे हुए हैं। वो जिन स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते थोड़ा इरिटेट हो गए थे कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कहा है। उनका उस स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जिन ने हार मान ली थी। वो कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द स्क्रिप्ट खत्म करने की और वहां से निकल जाने की। वो जिन स्क्रिप्ट कंप्लीट पढ़ने के बाद वहां पे बैठे लोगों से पूछते हैं, मेरा झूठ पकड़ा गया है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, क्या आप अब मुझे यहाँ से जाने दे सकते हैं। मालवो इस बात पे हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है वो जिन ये क्या बात कर रहे हैं। वो जिन वहां पे फिर अपना एक सीरियस चेहरा और थोड़ा शो ऑफ के साथ बैठे हुए थे। कुछ देर मानवो वो जिन को देखते हैं और उनके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है कि वो जिन यहाँ पे खराब एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहे हैं। मानो वो जिन से ये पूछते हैं कि वो वहाँ पे खराब एक्टिंग करने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर हांग यूई और राइटर पार्क के दिमाग में भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि वो जिन खराब एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहे थे, और रूम में बाकी सब भी इस बात पे हैरान हो गए थे। और वो जिन के दिमाग में ही चल रहा था कि दाढ़ी वाला इंसान क्या बोल रहा है, कोई खराब एक्टिंग करने की एक्टिंग कैसे कर सकता है। उन्होंने सिर्फ उस दाढ़ी वाले इंसान से ये पूछा था कि क्या वो वहां से जा सकते हैं, मगर उन्हें जाने देने के बजाय उन्होंने उनकी बात का एक गलत मतलब निकाल लिया था। और वो जिन समझ गए थे वो सब वहां पे उन्हें एक जीनियस एक्टर समझ रहे हैं और वो इस बात का पूरा फायदा भी उठाते हैं। वो जिन सीरियस फेस बना के उन्हें ये बताते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक स्क्रिप्ट दे दी गई थी और उनसे कहा गया था कि अब एक्टिंग करो।
और उन्हें ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया था, तो इस बात पे वो नाराज हो गए थे। इस बात को कंटिन्यू करते हुए वो ये बता रहे थे कि उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट वूजिन के साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और वो इस बात पे गुस्सा हो गए थे और वो वहां से जा रहे थे। मानवों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो वूजिन से माफी मांगने लगते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ। मानवों ने वुजिन को ये बताया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बाकी सब लोगों को वुजिन की एक्टिंग दिखाने के लिए और जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा सब किया। वो वुजिन को बिल्कुल भी ऑफेंड करना नहीं चाहते थे। उन्होंने वुजिन से थोड़ी देर रुकने के लिए और तो उनकी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट करा। वुजिन वहां पे चुपचाप बैठ गए थे, लेकिन दिखने में वो अभी भी थोड़े ऑफेंडेड लग रहे थे। मानवो सीधा पॉइंट पे आके उन्हें ये बताते हैं वो और राइटर पार्क मिलकर एक नया ड्रामा बना रहे थे और वो वुजिन को उस ड्रामा में एक रोल देना चाहते थे। वुजिन मानवों की बात सुन के एक बार तो रिलैक्स हो गए थे और वो सोच रहे थे मानवों ने उन्हें बस एक रोल देने के लिए बुलाया था। फिर वो रियलाइज करते हैं मानवों ने इतनी बड़ी बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल दी। वो दिमाग में बिल्कुल बौखला गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मानवों की बात का जवाब कैसे थे। एक बार तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानवो उनके साथ कहीं मजाक तो नहीं कर रहे थे। राइटर पार्क ने वुजिन को एक स्क्रिप्ट दी और उन्होंने वुजिन को ये बताया कि ये उसी ड्रामा की स्क्रिप्ट है जो वो बना रहे थे और वुजिन वो पहले इंसान थे जो एक रोल के लिए उस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले थे। वुजिन उस स्क्रिप्ट में से किसी भी रोल को चूज कर सकते थे और उस रोल को किसी भी तरह से एक्ट कर सकते हैं। मानवो उन्हें बताते हैं कि वो रोल की तैयारी के लिए कितना भी समय ले सकते हैं। वुजिन 10 मिनट भी ले सकते थे और चाहे तो 1 घंटा भी। वो लोग उनका वेट करने के लिए तैयार थे। मानवो उन्हें बताते हैं वो कोई भी रोल चूज कर सकते थे और उस रोल की लाइन पढ़ना शुरू कर सकते थे। मगर राइटर पार्क और मानवो ने वुजिन के लिए पहले से एक रोल सोच रखा था, जो रोल था साइकोपैथ मैनेजर पार्क का। मगर उन्हें नहीं पता था कि वोजिन उस रोल के लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो देखना चाहते थे वोजिन खुद कौन सा रोल पिक करते हैं और उस रोल पे कैसे एक्ट करते हैं। वोजिन ने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया था। वोजिन के सामने ब्लैक स्क्रीन आ गई थी और उनके सामने स्क्रिप्ट में से रोल भी आ गए थे। उन्होंने एक रोल चूज कर लिया था और उस रोल को पूरा एक्सपीरियंस कर लिया था। वोजिन ने बताया कि उन्होंने रोल और सीन चूज कर लिया है और वो रोल था असिस्टेंट मैनेजर पार्क का और सीन था एक डॉग के साथ। मानवो और राइटर पार्क मन ही मन खुश हो जाते हैं क्योंकि वो वोजिन को वही रोल देना चाहते थे और वोजिन ने वही रोल अपने आप पिक कर लिया था। मानवो और राइटर पार्क आंखों ही आंखों में ये बात कर रहे थे वोजिन ने ये रोल पिक करा क्यों, क्योंकि ये रोल स्क्रिप्ट का सबसे मुश्किल रोल है और इस कैरेक्टर को समझना बहुत मुश्किल था। वोजिन ने अपने सामने उस स्क्रिप्ट को रख दिया था और ये देखकर राइटर पार्क थोड़ा हैरान हो गई थी। उन्होंने वुजिन से पूछा कि क्या उन्हें अपना रोल एक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ देर ही स्क्रिप्ट को पढ़ा था। वुजिन ने फिर अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हुए शो ऑफ में जवाब दे दिया। उन्होंने सीन याद कर लिया था, उन्हें स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं थी। राइटर पार्क देख के हैरान हो गई थी। वुजिन ने इतने कम समय लाइनें तो याद कर ही ली, मगर उसके साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, इमोशंस को सब समझ लिया था। यहाँ पे मानवो ने वुजिन को एक्टिंग शुरू करने के लिए कहा और उन्होंने सीन की पहली लाइन बोली और वो देखना चाहते थे क्या वुजिन एक साइकोपैथ की एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं। वुजिन वहां कुछ सेकंड के लिए रुके और तभी की तभी उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। उनकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। वो वुजिन नहीं थे, वो अपने कैरेक्टर में थे जो कि था साइकोपैथ मैनेजर पार्क। वुजिन के एक्सप्रेशन इतने जल्दी बदले थे कि वहां पे सब हैरान हो गए थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वुजिन सिर्फ अपना एक्सप्रेशन ही नहीं, उन्होंने अपना ऑरा भी चेंज कर लिया था। वो इतने कम समय में कैरेक्टर को इतनी जल्दी कैसे समझ गए थे। वुजिन ने अपनी पहली लाइन बोली ही थी। वहां पे बैठे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था वो वुजिन को नहीं, साइकोपैथ वुजिन को देख रहे हैं। सीन ये था, साइकोपैथ वुजिन ने गलती से डॉग पू पे पैर रख दिया है और अपने पीछे उस डॉग को देखते हैं। साइकोपैथ वुजिन जमीन पे बैठते हैं और उस डॉग को अपने पास बुलाते हैं। साइकोपैथ वुजिन उस डॉग की तारीफ कर रहे थे, उस डॉग को क्यूट कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। साइकोपैथ वुजिन ने अपनी उंगली से डॉग को टच ही किया था कि उस डॉग का हेड ब्लास्ट हो गया और पीछे हवा में पटाखे फट रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे और उन्हीं पटाखों में से एक ब्लास्ट था उस डॉग के हेड का। डॉग का हेड फटते ही वहां पे खून बिखर गया था। साइकोपैथ वुजिन के चेहरे पे भी खून लग गया था और इसी सीन के साथ वुजिन ने कैरेक्टर खत्म कर दिया और वो साइकोपैथ वुजिन से वापस नॉर्मल वुजिन बन गए थे। वहां पे सब लोग बहुत हैरान हो गए थे। उन सबको ऐसा लग रहा था कि उनके सामने साइकोपैथ वुजिन खड़े हैं। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। वुजिन वहां पर साइकोपैथ वुजिन से वापस नॉर्मल वुजिन बन गए थे। रूम में सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे और वो हैरान हो चुके थे कि वो एक स्क्रिप्ट पढ़कर एक कैरेक्टर को इतने अच्छे से कैसे समझ गए थे। वहां पे बैठे सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि उनके सामने वो जी नहीं, असिस्टेंट मैनेजर पार्क ही बैठे हुए थे जिनका कैरेक्टर स्क्रिप्ट में एक साइकोपैथ का था। असिस्टेंट मैनेजर पार्क एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि राइटर पार्क ने कई रातें जाग के लिखा था और वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल था। राइटर पार्क को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि वुजिन ने ये कैरेक्टर इतनी आसानी से प्ले कैसे कर दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि राइटर पार्क का रोल कोई भी रियल लाइफ में प्ले कर ही नहीं पाएगा।
मगर वो जिन ने उस कैरेक्टर को प्ले करके राइटर पार्क की सारी चिंताएं खत्म कर दी थी। राइटर पार्क ने अपने करियर में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी और बहुत एक्टर्स को उनके स्क्रिप्ट में एक रोल को प्ले करते देखा था, लेकिन उन्होंने वो जिन जैसा एक्टर आज तक नहीं देखा था जिन्होंने उनके लिखे हुए कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से आज तक प्ले करा हो। और वो किसी ना किसी तरह से भी राइटर पार्क का जो कैरेक्टर है वो जिन से ही प्ले करवाना चाहती थी। और दूसरी तरफ वो जिन यहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये कैरेक्टर कितना खराब था, कि एक कैरेक्टर इतना डार्क कैसे हो सकता है, एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी इतनी खराब कैसे हो सकती है। कुछ देर पहले इस कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो जिन ने उस स्क्रिप्ट को लिया था और उनके सामने वो ब्लैक स्क्रीन फिर से आ गई थी। वो जिन को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वहां पे बैठे लोग उन्हें कास्ट करना क्यों चाहते थे। वो बस वहां पे बात को खत्म करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट दे ही दी गई थी तो वो स्क्रिप्ट को ट्राई करना चाहते थे। और कुछ समय इस बात पे सोचने के लिए वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे। ब्लैक स्क्रीन के डायमेंशन में जाने के बाद उनका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ। उनके सामने बहुत सारे स्क्रिप्ट के पेजेस थे जो अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस करी थी और किसी और स्क्रिप्ट को टच किया था। वो जिनके दिमाग में पहला सवाल ये था कि वो सब लोग उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट में कास्ट करना क्यों चाहते थे, और वो खुद की तारीफ करते हुए ये सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता था कि वो सब लोग उन्हें एक बहुत अच्छा एक्टर समझ रहे हो, एक बहुत जीनियस एक्टर समझ रहे हो। वो जिन अब उस व्हाइट पेज को देख रहे थे जो उस स्क्रिप्ट का था जो राइटर पार्क ने उन्हें दी थी। वो जिन ने जब उस स्क्रिप्ट का व्हाइट पेज देखा तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि उस स्क्रिप्ट का ग्रेड था ग्रेड ए, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट ग्रेड था। उस ग्रेड का मतलब ये था अगर इस स्क्रिप्ट पे कोई भी मूवी बनाई जाती तो वो मार्केट में गारंटीड हिट होती। वो जिनके दिमाग में ग्रेड ए देख के ये सवाल आया कि ग्रेड ए से भी ऊपर कोई और ग्रेड है क्या, क्योंकि वो जिन ने अब अलग अलग ग्रेड्स देख लिए थे तो वो अब अलग अलग ग्रेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि अलग अलग ग्रेड्स में फर्क है तो है क्या। स्क्रिप्ट का नाम पढ़कर वो जिन ये पता लगा रहे थे क्या वो एक क्राइम रिलेटेड स्क्रिप्ट थी, क्योंकि वो लोग उनसे एक रोल प्ले करवाना चाहते थे। तो वो जिन वहां पे एक सबसे छोटा रोल देखने की कोशिश करते हैं। इस बार रोल्स प्ले करने के लिए वो जिन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे। वो जिन वहां पे कोई मेन रोल या कोई मेजर सीन नहीं करना चाहते थे, वो बस वहां पे एक छोटा रोल प्ले करना चाहते थे और वो रोल उन्हें मिल भी गया था। उस रोल का नाम था असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल। ब्लैक स्पेस में से आवाज आती है कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल रीडिंग के लिए तैयार हो रहा है और ये रोल 100% प्ले किया जाएगा क्योंकि स्क्रिप्ट कंप्लीटेड है, रीडिंग शुरू हो गई है। और अब वो जिन असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल प्ले कर रहे थे और अब वो ब्लैक स्क्रीन से वापस आ गए थे और वो ये जानना चाहते थे वहां पे बैठे लोग उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं। राइटर पार्क अपनी चेयर से एक झटके से खड़ी होती हैं। वो जिन ये देख के थोड़ा घबरा गए थे। राइटर पार्क बिना कुछ बोले वो जिन की तरफ चलती जा रही थी और वो जिन उन्हें तेजी से आते हुए देखकर थोड़ा धीरे धीरे डर भी रहे थे। राइटर पार्क ने वो जिन के पास आकर उनका हाथ पकड़ लिया था और वो जिन के चेहरे के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल वही प्ले करें, क्योंकि ये रोल उनके अलावा वो किसी और को करता नहीं देख सकती थी। मानो हैरान हो गए थे। राइटर पार्क बहुत एक्साइटेड हो गई है और उन्होंने कैसे किसी को इतनी जल्दी से किसी रोल के लिए कैसे कास्ट कर लिया था। मगर मानो राइटर पार्क की एक्साइटमेंट पूरी समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी जिन्हों की एक्टिंग पूरी देखी थी। अगर वो राइटर पार्क की जगह होते तो वो भी वही करते जो वो कर रही थी। यहाँ पे वो जिन के माइंड का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो जिन बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, उन्हें नहीं पता तो वो अब क्या बोले। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे अभी चल क्या रहा है। वो राइटर पार्क का रिएक्शन देख के ये तो समझ ही गए थे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो जिन ने वहां पे राइटर पार्क से उनके हाथ छोड़ने की रिक्वेस्ट करी थी। राइटर पार्क वापस होश में आ गई थी और वो रियलाइज कर रही थी उन्होंने अभी अभी ये क्या करा, और वो वुजिन से अपनी हरकत के लिए माफी मांग रही थी। मानवों ने भी राइटर पार्क से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने के लिए कहा, क्योंकि वो वुजिन को रोल देने से पहले उनसे कुछ सवाल करना चाहते थे। मानवों ने वुजिन से ये पूछा, सुपर एक्टर के ऑडिशन में ये बताया था उन्होंने सारी एक्टिंग खुद ही सीखी है, और वो ये पूछते हैं वो एक्टिंग आखिर कर कब से रहे हैं। यहाँ पे देखा जाता तो वुजिन को एक्टिंग करते हुए एक ही दिन हुआ था और उस दिन वुजिन का एक्टिंग का दूसरा दिन था। मगर वुजिन ने ये जवाब नहीं दिया। वुजिन अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आए और सीरियस चेहरा बना के उन्होंने जवाब दिया कि वो सही बता नहीं सकते थे, मगर उन्हें एक्टिंग करते हुए थोड़ा समय तो हो ही गया था। और ये बात सुनकर मानवों के दिमाग में एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। वुजिन की इस बात को सुनकर कि उन्हें थोड़ा समय तो हो ही गया है और उनकी असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल की इतनी बढ़िया एक्टिंग देखकर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वुजिन को एक्टिंग करते करते 10 साल तो हो ही गए थे। अगला सवाल मानवों ने वुजिन से ये पूछा कि उन्होंने सेल्फ स्टडी करी कहाँ थी, क्योंकि वो जिस लेवल की एक्टिंग कर रहे थे ऐसा अकेले करना और अकेले सीखना तो बहुत मुश्किल था। वो दिन सवाल के जवाब दिए बजाय बस दिमाग में ये सोच रहे थे क्या मानव सच बोल रहे थे। मानव वुजिन की तारीफ करते हुए ये बता रहे थे, तुम्हारे जैसे एक्टर को कोई भी डायरेक्टर ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ता। और वुजिन को देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो किसी छोटे थिएटर से थे। और अगला सवाल ये करा, क्या वो फॉरेन से एक्टिंग पढ़ के आए हैं।
वोजिन मानवों के सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। मानव अपने दिमाग में वोजिन की वैल्यू इतनी तेजी से कैसे बढ़ा रहे थे। हांग यूई वोजिन की तरफ देखती है और उन्हें पता चलता है वोजिन इतने पर्सनल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे और वोजिन को अश्योर करते हुए कहती है अगर किसी कारण से वो जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। वोजिन ने हांग यूई की बात पर सहमति दिखाई और किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मानव पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो वोजिन के बारे में कुछ पता लगा सके क्योंकि वो वोजिन की एक्टिंग देखकर उनके साथ और भी आगे मूवीज और प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे। थोड़े पर्सनल सवालों के बाद उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ही क्यों चूज करा था और उन्होंने वोजिन को ये बताया इस रोल के अलावा दूसरे रोल प्ले करने में बहुत आसान थे। मानव की बात पे एग्री करते हुए राइटर पार्क ने भी वोजिन से यही सवाल पूछा कि बाकी सब रोल में से उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ही क्यों प्ले करा था, मगर मानव और राइटर पार्क वोजिन के जवाब के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वोजिन ने जो जवाब दिया वो दोनों बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वोजिन ने उनके सवाल का जवाब ये दिया असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल चूज करने का उनका एक ही कारण था और वो ये था कि ये रोल सबसे छोटा था और वो इस मूवी में सबसे कम दिखाई देता। उनका जवाब सुनकर रूम में सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे। राइटर पार्क ये सोच रही थी वोजिन ने सबसे मुश्किल रोल इसलिए चूज किया था क्योंकि वो सबसे छोटा था। भले ही ये रोल सबसे छोटा हो मगर ये स्क्रिप्ट का एक बहुत अहम रोल था। इसको एनालाइज करना और इसको ऐड करना बहुत मुश्किल था। मानो वोजिन का जवाब सुनकर कंफर्म हो गए थे कि वोजिन एक बहुत जीनियस एक्टर है, बहुत अमेजिंग एक्टर है। हाँ यू ये सोच रही थी क्या वोजिन यहाँ पे शो ऑफ कर रहे थे, ये दिखाते हुए कि वो शो ऑफ नहीं कर रहे। अगर ऐसा नहीं था तो वोजिन ये जवाब कैसे दे सकते थे। वोजिन वहां पे बैठे लोगों का रिएक्शन देख के समझ गए थे कि वहां के बैठे लोग उनके बारे में कुछ वियर्ड सोच रहे थे। वोजिन वहां पे खड़े हो गए थे, ये बोल के चले गए थे कि वो उनके ऑफर के बारे में सोचेंगे और वो वहां से चले गए। वोजिन रूम से बाहर निकले ही थे उनके पास किम यंग का फोन आ गया था। किम यंग ने वोजिन को कॉल पे बताया कि वो वोजिन को शाम को डिनर पे बुला रहे थे और वो उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे और वो उनसे कह रहे थे क्या वो जो स्क्रिप्ट उनके साथ लेके गए थे वो उन्हें वापस लौटा सकते। वोजिन ने किम यंग की बात पे एग्री कर लिया था और कॉल कट करके वहां से जाने लगे थे। वोजिन ने बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए एलिवेटर का बटन दबाया ही था। हांग्युई ने वोजिन को पीछे से बुलाया और उनसे आके ये पूछा कि उन्होंने कास्टिंग का ऑफर तभी की तभी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वोजिन ने जब पीछे मुड़ के ये देखा कि वहां हांग्युई खड़ी थी, उनका माइंड ब्लैंक हो गया था। वापिस होश में आने के बाद उन्होंने दिमाग में फिर से हांग्युई की तारीफ करनी शुरू कर दी थी मगर अपने चेहरे पे वो ऐसे एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने हांग्युई के सवाल का जवाब ये दिया जैसा उन्होंने रूम के अंदर बताया, वो बस ऑफर के बारे में और सोचना चाहते थे। मगर यहाँ पे सच तो ये था वो अपना कूल एंड सीरियस कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना चाहते थे और ऑफर उसी टाइम पे एक्सेप्ट ना करने का कारण ये था अगर वो वहीं पे ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो वो कूल नहीं लगते। हांग्युई वोजिन के और पास आती है और उनसे ये पूछती है क्या वो अभी किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे थे। वोजिन ने फिर सीरियस और छोटा जवाब दिया नहीं। हांग्युई इस बात पे थोड़ा क्यूरियस हो गई थी। उन्होंने वोजिन से ये पूछा कि वो किसी एजेंसी के साथ काम क्यों नहीं कर रहे थे। वोजिन ने जवाब दिया उनके पास किसी एजेंसी के साथ काम करने का कारण नहीं था। इसके बाद हांग्युई ने वोजिन से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया जब वोजिन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। हांग्युई ने पर्सनल क्वेश्चन पूछने के लिए माफी मांगी और वोजिन से ये पूछा कि उनकी उम्र क्या है। वोजिन ने वहां पे जवाब दिया 27 इयर्स। हांग्युई ने थोड़ा खुश होकर बताया कि वो उनसे 2 साल बड़ी हैं और दोबारा इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या वोजिन ने सच में अभी तक किसी एजेंसी को नहीं ज्वाइन करा था। एलिवेटर का डोर वहां खुलता है और वोजिन हांग्युई को सिंपल जवाब देते हैं हाँ वो किसी भी एजेंसी का पार्ट नहीं थे और वो एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं। वोजिन को जाते हुए देखकर हांग्युई ने ये बताती हैं कि वो वोजिन के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब। वोजिन अपना ऑडिशन देकर उसे चले गए और शाम को राइटर पार्क, मानव और प्रोडक्शन टीम के और मेंबर्स मिलके वोजिन का ऑडिशन एक बार फिर से देख रहे थे। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने मानवों को बताया कि जब मानवो वोजिन के ऑडिशन की तारीफ उनसे कर रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वोजिन ने ऑडिशन इतना अच्छा दिया होगा। मानव ने प्रोडक्शन टीम के मेंबर की बात पे एग्री करते हुए कहा उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वो वोजिन को नहीं असिस्टेंट पार्क को ही देख रहे थे और वो इस बात की तारीफ कर रहे थे कि वोजिन ने अपना कैरेक्टर इतनी जल्दी कैसे बदल लिया था। वोजिन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करा था ऐसे इंडस्ट्री में कुछ ही एक्टर थे जो उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते थे। मानव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वोजिन ने सभी एक्टिंग खुद ही सीखी है, या तो वोजिन कुछ ज्यादा ही जीनियस थे या कुछ ज्यादा ही इंसेन। राइटर पार्क मानव से ये बता रही थी उनकी भी एक्सपेक्टेशंस अपने कैरेक्टर से बढ़ती जा रही थी जब से उन्होंने वोजिन को उस रोल को प्ले करते देखा था और वो इस बात पे परेशान हो रही थी कि अगर वोजिन ने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल नहीं लिया तो उनके अलावा ये रोल और कौन कर सकता था। क्या वो वोजिन के लेवल के किसी और एक्टर को ढूंढ भी सकते थे क्या। इस बात पे मालवो भी अपनी पूरी सहमति दिखा रहे थे।
प्रोडक्शन टीम के मेंबर मानवों से थोड़ा कंप्लेन करते हुए कह रहे थे कि वू जिन ने ये कहा था कि वह रोल एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेंगे, जो कि उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। मानवों ने उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था, तो प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने बताया कि मानवों और राइटर पार्क की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्टर थे जो उनके लिए एक रोल करना चाहते थे और वो किसी भी एक्टर को असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ऑफर कर सकते थे। वो मानवों को बताते हैं अगर वो जिनकी जगह वहां पे कोई और इंसान होता तो वो मानवों का ऑफर तभी की तभी एक्सेप्ट कर लेते। क्या मानवों सच में इतने एरोगेंट इंसान को कास्ट करना चाहते थे? मानवों ने प्रोडक्शन टीम के मेंबर को बताया कि वो जिन शुरू से ही ऐसे थे। प्रोडक्शन टीम के मेंबर थोड़ा हैरान हो, उन्हें मानवों की बात थोड़ी अजीब लगती है। मानवों ने बताते हैं वो जिन का एटीट्यूड ही ऐसा था। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने फिर एक और कंप्लेन करी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई छोटा रोल नहीं था, वो एक सपोर्टिंग रोल था जो कि स्क्रिप्ट में एक बहुत अहम रोल है और इस रोल के लिए वूजिन को कास्ट करना इतना जरूरी नहीं था। मानवों ने प्रोडक्शन टीम के मेंबर की बात पे थोड़ी देर सोचा और वो इस नतीजे पे आए कि ऐसा भी हो सकता था वो जिन अपना एटीट्यूड अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हो। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने मानवों से ये बात कंफर्म करी, क्या वैल्यू से वो फीस की बात कर रहे थे? क्या वो जिन वहां पे अपनी पेमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने वहां पे एक और पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि अपीयरेंस फी तो सिर्फ फेमस एक्टर को दी जाती है, वो जिन जैसे नए एक्टर को नहीं। मानव प्रोडक्शन टीम की मेंबर की बात से सहमत थे, मगर ऐसा पहली बार था कि वो किसी एक्टर को कास्ट करने के लिए इतना डेस्परेट थे। राइटर पार्क ने मानव की बात को बीच में काटते हुए ये कहा कि उन सब की बातें तो एक तरफ थी और उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी, अगर फीस की वजह से मानवों ने वो जिन को ये रोल नहीं दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रोडक्शन टीम के मेंबर को राइटर पार्क की बात एक स्टेटमेंट से ज्यादा एक वार्निंग लग रही थी। मानवों ने वहां माहौल शांत करते हुए ये कहा, क्या आपस में वो जिन की फीस डिस्कस करने से अच्छा क्यों ना वो जिन से एक बार मिला जाए और उन्हीं से ये बातें क्लियर कर ली जाए। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने यहाँ पे एक और पॉइंट दिया, अगर उन्होंने वुजिन को ज्यादा पेमेंट दी तो इंडस्ट्री में उनकी कंपनी के खिलाफ थोड़ी अफवाहें उड़ने लगेंगी जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर और बात करने के बाद प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स और मानव कंक्लूजन पे आ गए थे और वो ये था कि वुजिन की पेमेंट नए एक्टर से ज्यादा होगी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और लाइन ऐड कर दी जाएगी कि वो अपनी पेमेंट किसी और को नहीं बता सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया, अगर इंडस्ट्री में बात फैल जाती तो और भी नए एक्टर्स को कास्ट करना मुश्किल होता। ये सब डिसाइड करने के बाद मानव ने वुजिन के पास कॉल किया और उनसे ही पूछा कि क्या वुजिन अपने नतीजे में पहुंच गए थे, उन्होंने ऑफर के बारे में क्या सोचा और अगर वुजिन अपनी फीस की वजह से एक नतीजे पर नहीं आ पा रहे थे तो वो वुजिन के साथ मिलना चाहते थे और वुजिन से आमने सामने बैठकर ये सब बातें डिस्कस करना चाहते थे। मानव ने वुजिन को ये सजेस्ट किया कि क्यों ना असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल और उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए अगले दिन सेम टाइम पे वहीं पे मिला जाए और आमने सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर ही ले। वुजिन ने मानवों की बात पे एग्री कर लिया था और वो अगले दिन मिलने के लिए तैयार हो गए थे। वुजिन मानवों से कॉल पे बात करने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्हें पता नहीं था मानवों उनकी फीस के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के बारे में आखिर बात क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी कास्टिंग किसी रोल के लिए पहली बार हो रही थी। उन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेस्ट फ्रेंड किम यंग से इस बात की और जानकारी लेंगे और अपनी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताएंगे। शाम को वुजिन किम यंग से मिले। उन्होंने किम यंग से जो वो उन्हें वापस कर दी थी। किम यंग ने वुजिन से मजाक करते हुए पूछा, क्या उन्होंने वो स्क्रिप्ट्स पढ़ी भी थी या सिर्फ टाइम पास के लिए ली थी? वुजिन ने किम यंग को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और ये बात नहीं बताई कि उनमें से एक स्क्रिप्ट की उन्होंने कॉपी भी बना ली थी। वुजिन ने किम यंग से पूछा, उनमें से जो एक स्क्रिप्ट थी जिसका नाम था डिटेक्टिव एजेंसी, क्या उस पे कोई मूवी नहीं बन रही है? किम यंग ने वुजिन को यह बताया कि उन्हें हाल ही में ये बात पता चली है कि डिटेक्टिव एजेंसी की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है कि और कुछ ही टाइम में उस पे ऑडिशंस भी होने वाले हैं। वुजिन ने किम यंग से पूछा, क्या अगर ये मूवी बन जाती है तो क्या वो किसी थिएटर में रिलीज होगी? किम यंग ने उन्हें बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी एक प्रॉपर फिल्म नहीं थी, ये एक शॉर्ट फिल्म थी और ये थिएटर पे रिलीज नहीं होती। तो वुजिन ने पूछा कि उस मूवी का बनने के बाद आखिर होगा क्या? किम यंग ने बताया, ऐसी शॉर्ट्स फिल्म को फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जाता है और अगर वहां पे कोई ऐसी फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। वुजिन ने किम यंग से डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में थोड़े और क्वेश्चंस करे और ये पूछा, इस मूवी का प्रोडक्शन कर कौन रहा था और इसके ऑडिशंस कब होंगे? किम यंग ने उन्हें बताया कि वो उन्हें एक लिंक सेंड कर देंगे जिसमें जो भी नई फिल्म्स बनने वाली थी और उनके ऑडिशंस कब होने वाले थे उसके बारे में सारी जानकारी होगी और उसी में उन्हें डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। वो जिन उस समय किम यंग को अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बताना चाहते थे, तो वो उनसे ख्याली सवाल करते हैं और उन्होंने उनसे ये पूछा कि मान लो तुम एक अनजान एक्टर हो और तुम्हें अचानक से बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने और बहुत ही अच्छे राइटर ने
एक रोल दे दिया है, तो तुम क्या करोगे? किम यंग ने बताया, अगर किसी अननोन एक्टर के साथ ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा। और किम यंग ने अपनी बात को काटते हुए ये बताया कि मिरेकल ही नहीं, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर एक हिट ड्रामा में किसी भी नए एक्टर को कभी नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में पहले से बहुत फेमस एक्टर्स एक रोल प्ले करने के लिए तैयार होंगे, और ऐसा रोल सिर्फ किसी अननोन एक्टर को कनेक्शन से ही मिल सकता था। वो दिन सोच नहीं पा रहे थे कि वो किम यंग को कैसे बता कि वो अननोन एक्टर कोई और नहीं वही थे, और उनके साथ ये सब हो रहा था। तो वो किम यंग से पूछते हैं, अगर मान लो कि किम यंग ही वो अननोन एक्टर है, तो वो अपनी पेमेंट के लिए कितने पैसे लेंगे? किम यंग ने उन्हें बताया कि उन्हें पेमेंट फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें ऐसा ऑफर दिया जाता तो वो तभी की तभी एक्सेप्ट कर लेते। और ये बताया, मार्केट में एक नए एक्टर को एक एपिसोड के 30,000 रुपए दिए जाते हैं, मगर वो बिना किसी नेगोशिएशन के 3,000 भी लेके खुश होते। वो जिन किम यंग की बात समझ सकते थे, मगर उन्हें 3,000 रुपए कुछ ज्यादा ही कम लग रहे थे, और उन्हें डर था क्या उन्हें सच में 3,000 रुपए ही ऑफर किए जाएंगे। अगले दिन वो जिन अपनी मीटिंग की जगह पे पहुंच गए थे, वहां पे उन्हें प्रोडक्शन टीम के मेंबर मिले। वो वूजिन से थोड़ा रूड होके बात कर रहे थे, और वूजिन को ये पता नहीं चल रहा था कि वो उनसे ऐसे बात आखिर कर क्यों रहे थे। क्या वो उनसे नफरत करते थे? एलिवेटर में जाने के बाद प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने वूजिन से कहा कि वो उनसे कुछ कहना चाहते थे, और उन्होंने वूजिन को ये बताया कि उन्हें प्रोडक्शन में बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, और वो एक रोल के लिए ऐसा नेगोशिएशन पहली बार देखने वाले थे। और तब वूजिन को ये बात पता चली थी कि वो आज अपनी फीस के लिए नेगोशिएट करने आए हैं। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने वूजिन से कहा कि उन्हें नहीं पता कि वूजिन कितनी फीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर उन्हें जो ऑफर दिया जाएगा वो एवरेज से ज्यादा ही होने वाला था। उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि वो इस बात के खिलाफ थे, मगर ये ऑफर उनका नहीं, मानवा और राइडर पार्क का था। उन्होंने वूजिन को ये एडवाइस दी कि वहां पे बहुत सारे लोग होने वाले थे, तो वो जो भी बोले थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि एक्टिंग करियर के शुरुआत में अगर किसी एक्टर के बारे में कुछ गलत रूमर्स शुरू हो जाते हैं तो वो उसके करियर के लिए अच्छा नहीं होता। और वो ये सब उन्हें उनकी मदद करने के लिए बता रहे थे। वूजिन प्रोडक्शन टीम की मेंबर की बात सुनकर ये सोच रहे थे कि क्या वो एक अच्छे इंसान थे और वो वूजिन की वहां पे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे बताया कि वो उनकी बात समझ गए हैं, वो सोच समझ कर ही वहां पे बोलेंगे। और वूजिन अपने दिमाग में अब ये सोच रहे थे कि वहां पे उन्हें कम से कम 3,000 रुपए तो ऑफर किए जाएं, और उन्होंने 3,000 से ज्यादा एक्सपेक्ट करने की सोची भी नहीं। वूजिन ने रूम में एंटर किया, उन्होंने देखा कि मानवो वहीं बैठे हुए थे। मानवो ने वूजिन को उठ के ग्रीट करा और उनसे वहां बैठने के लिए रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने वूजिन को उनका कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, और उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं जो उन्हें समझ नहीं आ सकती हैं। तो वो उन्हें वो सब समझाने से पहले उनकी फीस के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। जब वूजिन ने वहां पे अपनी पेमेंट देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उनकी पेमेंट 3,000 नहीं 2,50,000 थी एक एपिसोड की। मानवो ने वूजिन से पूछा कि उन्हें उनका ऑफर कैसा लगा। वूजिन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वूजिन अपने चेहरे पे कुछ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो अपने दिमाग में बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि उनके सामने जो अमाउंट था वो उनके सोचे हुए अमाउंट से बहुत 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 ज्यादा था। क्योंकि वूजिन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे, तो मानवो ये सोच रहे थे कि क्या वूजिन को उनका ऑफर पसंद नहीं आया। और ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल इतना आसान नहीं था। मानवो ने वूजिन को वहां पे ये बताया, एक एपिसोड के 20 से 40,000 रुपए देते हैं, मगर वूजिन का केस थोड़ा स्पेशल था, तो सिर्फ इसीलिए उन्हें इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे। मानवो ने वूजिन को ये बताया कि ये पैसे सिर्फ एपिसोड के हैं, और अगर बाद में ये एपिसोड यूट्यूब पे दिखाया जाता है या फिर दोबारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो उनके पैसे अलग से भी दिए जाएंगे। और उन्होंने वूजिन को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी कि अभी असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल 4 एपिसोड का ही है, और अगर आगे किसी एपिसोड में उस रोल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है या फिर उस रोल के बारे में कोई सपना दिखाया जाता है तो उन्हें अलग से भी पैसे दिए जाएंगे। तो अगर वहां पे टोटल किया जाता तो उन्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए वहां मिल सकते थे। वूजिन वहां पे अपना सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, और उन्हें सीधा सीधा जवाब दिया कि वो इतना तो वहां एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, मगर उनके दिमाग में तो कुछ अलग ही बात चल रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें 1 करोड़ तक रुपए मिल सकते थे। क्या उनका केस इतना ही स्पेशल था? और मेन सवाल उनके दिमाग में ये था कि अगर उन्हें इतने मिल रहे हैं तो टॉप एक्टर जैसे हांग यूई को कितने ही मिलते होंगे। मानो वूजिन को अश्योर करते हैं कि उन्हें वूजिन की एक्टिंग देखकर इतना तो अश्योर ही था कि वो अगर इस रोल के लिए कास्ट होते हैं तो उनकी पेमेंट कम से कम 10 करोड़ तक भी जा सकती थी। तो वो वूजिन से पेमेंट फाइनलाइज करने के लिए पूछते हैं क्या वो 2,50,000 पे एग्री करते हैं। वूजिन को ये पैसे बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे थे, मगर वो जानना चाहते थे कि उनकी आखिर में वैल्यू थी तो थी कितनी। तो वो सवाल पूछते हैं क्या 2,50,000 एक एपिसोड के लिए उनकी वैल्यू के बराबर थे। मानवों को लग रहा था कि उनका ऑफर वहां थोड़ा कम था, मगर तभी उन्हें राइडर पार्क की वार्निंग याद आती है, तो फिर से वो वूजिन को एक नया ऑफर करते हैं जो था 3,50,000।
और वो उन्हें कहते हैं कि ये एक फाइनल ऑफर होगा और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात ऐड कर दी जाएगी कि वो इस पेमेंट के बारे में और किसी को नहीं बता सकते थे। मानो फिर से वोजिन से पेमेंट फाइनलाइज करने के बारे में पूछते हैं और वोजिन ने अब एग्री कर लिया था। प्रोडक्शन टीम के मेंबर ने वोजिन को ये बताया क्योंकि वहां पे पेमेंट फाइनलाइज हो गई थी, तो वो अब उन्हें उनके रोल के बारे में बताना चाहते थे। शूटिंग का पूरा शेड्यूल उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। उन्होंने वोजिन को स्टाफ के बारे में बताया, इन्वेस्टर के बारे में बताया, प्रोडक्शन प्रमोशन के बारे में बताया और जितनी भी बची हुई सारी जानकारी थी उन्होंने वोजिन को बता दी। वोजिन को प्रोडक्शन टीम के मेंबर की बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वहां पे मेन पॉइंट्स याद कर लिए थे और ऐसे दिखा रहे थे कि वो सब समझ गए थे। मानवों ने वोजिन को ये बताया जैसे ही 3 एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट बुक पूरी बनाई जाती है तो वो उनसे सीधा कांटेक्ट करेंगे। वैसे तो स्क्रिप्ट एक्टर की एजेंसी को दी जाती है, मगर वोजिन किसी एजेंसी के साथ नहीं थे तो वो तो स्क्रिप्ट उन्हें ही दी जाएगी। मानवों ने वोजिन को ये बताया कि जैसे ही ये ड्रामा रिलीज होता है बहुत सारी एजेंसीज उन्हें कास्ट करने की कोशिश करेंगी, तो अभी खुद से उन्हें कोई एजेंसी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वोजिन ने वहां पे बात खत्म करते हुए ये पूछा कि वो सब समझ गए हैं, क्या उनके जानने के लिए कुछ और बचा है। मानवों ने वोजिन को बताया कि उन्हें बस अभी अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी थी और जैसे ही उनके पास स्क्रिप्ट आती है वो उनके पास भेज दी जाएगी और वो आज ही उन्हें स्क्रिप्ट का एक ड्राफ्ट दे देंगे। मानवों ने वोजिन से पोलाइटली कहा वो उन्हें असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल प्ले करता देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। चैप्टर खत्म। वोजिन मानवो और प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग करके बाहर आ गए और उन्हें अब तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें एक रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। क्या वो सच में एक एक्टर बनने वाले थे? जब वो बाहर निकले थे तो बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे थे और वोजिन उन लोगों को देख के ये सोचते हैं कि क्या वो सब लोग उन्हें टीवी पे देखने वाले थे, और ये बात सुन के वो थोड़ा खुश भी हो रहे थे कि क्या उन्हें कोई मैनेजर भी मिलने वाला था। मगर अभी सबसे पहले तो उन्हें एक एजेंसी को ज्वाइन करना था। वोजिन ने किम यंग से एजेंसी के बारे में और जानकारी ली और किम यंग ने उन्हें ये बताया कि एजेंसी ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग देगी, मगर वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होगी, बजाय कि एक छोटी एजेंसी के जो उन्हें सपोर्ट कम कर पाएगी, तो वोजिन को फ्रीडम ज्यादा मिलेगी। तो वोजिन अब थोड़ा कंफ्यूज थे कि वो कौन सी एजेंसी चूज करने वाले थे। वोजिन ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास एक कॉल आया। वो कॉल था उनकी मोम का। तो वोजिन को ध्यान आया कि उनके साथ ये सब जो हुआ है वो उन्हें अभी अपने मोम डैड को भी बताना था, और थोड़ा मजाक करते हुए उन्होंने सोचा उनकी सिस्टर को नहीं। वोजिन ने अपनी मोम का कॉल उठाया तो उनकी मोम ने उनसे पूछा क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी तो क्या उन्हें कोई नई जॉब मिली और वो अभी क्या कर रहे थे। वोजिन ने अपनी मोम को कहा कि वो ऐसा कह सकती है कि उन्हें एक नई जॉब मिल गई थी। वोजिन की मोम ने वोजिन से पूछा कि उनके कहने का मतलब क्या था, तो वोजिन ने अपनी मोम को बताया कि वो एक एक्टर बनने वाले थे। वोजिन की बात सुनकर वोजिन की मोम ने कॉल पे कुछ देर कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद और उनकी चिंता करते हुए उनसे बस एक ही सवाल पूछा, क्या वो अकेले हॉस्पिटल चले जाएंगे या फिर उनकी मोम को उनके साथ जाना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कंफर्म होने के 2 दिन बाद इंडस्ट्री में वोजिन के बारे में कुछ रूमर्स फैलने लगे थे। लोग आपस में बात कर रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल के लिए किसी एक्टर को कास्ट कर लिया गया है और वो राइटर पार्क की स्क्रिप्ट का कोई दूसरा एक्टर था जो अभी तक कास्ट हुआ था, क्योंकि पहला एक्टर जो कास्ट हुआ था वो थी एक्ट्रेस हांग यूई। लोग ये आपस में सोच रहे थे कि राइटर पार्क ने किस एक्टर को कास्ट किया है, क्योंकि उस ड्रामा के बारे में लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता था। कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि जो एक्टर असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करेंगे किम ह्योन। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि जो भी एक्टर कास्ट हुआ है वो कम से कम एक ए लिस्ट एक्टर होगा। और इसी तरह वोजिन का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घूम रहा था, मगर उनकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता थी। और इन सब बातों से अनजान वोजिन अपने घर पे बैठे हुए थे और वो ये सोच रहे थे क्यों ना वो प्रोफाइलर ड्रामा के और रोल्स को एक्सपीरियंस करें। मगर इन सब से पहले वो डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करना चाहते थे। किम यंग ने वोजिन को जो लिंक भेजी थी जिसपे सभी नए ड्रामास के बारे में इन्फॉर्मेशन थी और उनके ऑडिशंस कब थे, वोजिन ने वो लिस्ट खोल ली थी और वो वहां पे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में देख रहे थे। क्योंकि वो वेबसाइट बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं थी तो वोजिन उस वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते थे। वोजिन को डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इन्फॉर्मेशन में कि उस मूवी को प्रोड्यूस कौन कर रहा है और उस मूवी का डायरेक्टर कौन था। डायरेक्टर का नाम शिन चुन था, जो कि फिलहाल एक अनजान डायरेक्टर थे और इतने फेमस नहीं थे।
डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में वहां पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि एक फेमस एक्ट्रेस भी इस मूवी में ऑडिशन देने वाली थी। जब वूजी ने डायरेक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता लगाने की कोशिश करी तो उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने डायरेक्टर की बजाय प्रोडक्शन कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगाई तो ये पता चला, कंपनी का एड्रेस मिला और ये भी पता चला कि ये कंपनी ज्यादातर शॉर्ट फिल्म्स ही बनाती थी। क्योंकि वूजिन को डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तो वो इस मूवी को ऑडिशन देने के बारे में गिव अप करने वाले थे। मगर वूजिन को डिटेक्टिव एजेंसी का रोल बहुत अच्छा लगा था और थोड़ा पॉजिटिवली ये सोच रहे थे कि डिटेक्टिव एजेंसी स्क्रिप्ट का जो ग्रेड था वो बी ग्रेड था, तो वो ये देखना चाहते थे कि ये मूवी इंडस्ट्री में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। वूजिन ने ऐसा बहुत बार देखा था कि बहुत सारे बड़े एक्टर के करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से ही हुई थी, तो वो भी एक शॉर्ट फिल्म को ट्राई देना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो डायरेक्टिव प्रोडक्शन कंपनी में चले जाएंगे और वहीं पे जाके इस मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। वूजिन ने एक बार तो खुद ही बिना ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल करे डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मगर अब वो उस स्क्रिप्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते थे तो वो ब्लैक स्पेस में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो जैसे ही वूजिन ब्लैक स्पेस के अंदर जाने वाले थे, पीछे से उनका फोन बजने लगा था। उनके पास एक कॉल आ गया था। कॉलर का नाम एक रूड लैंग्वेज में लिखा हुआ था और वहां पे कोई और नाम नहीं था, मगर वूजिन ने ये नाम अपनी सिस्टर के लिए लिखा हुआ था। वो समझ गए थे कि उनके मॉम एंड डैड ने उनकी सिस्टर को बता दिया है कि वो एक एक्टर बनने वाले थे। तो उन्होंने अब वूजिन के पास कॉल किया था और वो पक्का श्योर थे कि वो कॉल करके वूजिन का सिर्फ मजाक उड़ाने वाली थी, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया था। वूजिन बार बार कॉल काट रहे थे, मगर उनकी सिस्टर भी सामने से कॉल कर रही थी। वूजिन बार बार कॉल की आवाज सुनकर परेशान हो गए थे, तो वूजिन बिना कॉल उठाए फोन पे चिल्लाने लगते हैं। मगर जब वो होश में आते हैं तो वो देखते हैं इस बार जो कॉल था उनकी सिस्टर का नहीं था, ये एक अनजान नंबर था। और वो ये सोचते हैं ऐसा भी हो सकता था कि ये कॉल उनकी सिस्टर का ही हो, क्या पता कि वो अपनी किसी फ्रेंड के कॉल से कॉल कर रही हो। मगर कंफर्म करने के लिए वूजिन ने कॉल उठा ही लिया और जब उन्होंने कॉल उठाया वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सामने से कॉल था किनका। वो कॉल था हांग यूई का, जो कि वूजिन की फेवरेट एक्ट्रेस थी, जो उन्हें सुपर एक्टर के ऑडिशन में मिली थी। वूजिन हांग यूई की आवाज सुन के हैरान हो गए थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हांग यूई उन्हें डायरेक्ट कॉल कर रही थी। वूजिन अपने आप को शांत करते हैं और वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो था टफ एक्ट करने का, और वो वापस अपने कैरेक्टर में आ गए थे। वूजिन ने हांग यूई को एक सिंपल सा जवाब दिया। वूजिन का जवाब हांग यूई के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो वूजिन से इतना सिंपल और शांत जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हांग यूई ने वूजिन को बताया कि उन्हें पता चला था कि वूजिन ने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कंफर्म कर लिया है और वूजिन वो रोल करने वाले थे। हांग यूई ने वूजिन को ये बताया कि वूजिन के बारे में इंडस्ट्री में बहुत सारे रूमर्स घूम रहे हैं, लेकिन किसी को भी इंडस्ट्री में वूजिन की आइडेंटिटी के बारे में अभी तक नहीं पता था। वूजिन ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो गए थे और थोड़ा नर्वस भी हो गए थे कि उनके बारे में इंडस्ट्री में रूमर्स घूम रहे थे। हांग यूई ने वूजिन को ये बताया कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल बहुत ही मुश्किल रोल था, तो वो बहुत फेमस रोल हो गया था और कई लोग उस रोल के लिए पहले रिजेक्ट भी हो चुके थे और वो रोल अब वूजिन को मिल गया था। तो लोग जानना चाहते थे कि ऐसा कौन एक्टर था जो उस रोल के लिए कास्ट हुआ था। हांग यूई लोगों का रिएक्शन देखना चाहती थी कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे कि जब लोगों को पता चलेगा कि जो एक्टर असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल के लिए कास्ट हुआ है वो कोई फेमस एक्टर नहीं, एक नया एक्टर है। हांग यूई ने हंसते हुए वूजिन को ये बताया कि उनके कॉल करने का कारण वूजिन को उनके रूमर्स के बारे में बताना था और वो वूजिन को स्क्रिप्ट रीडिंग में मिलने के लिए एक्साइटेड थी। इन सब बातों में से वूजिन बस एक ही बात पे खुश हो गए थे कि हांग यूई हंस रही थी, और वूजिन ने फिर अपने कैरेक्टर में आके बोला कि वो भी स्क्रिप्ट रीडिंग में आने के लिए थोड़ा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे हांग यूई और वूजिन की कॉल एंड हो गई थी। कॉल कट होने के बाद वूजिन शौक में थे, खुश थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि हांग यूई के पास वूजिन का डायरेक्ट नंबर था और उन्होंने अभी अभी उनसे बात करी थी। वूजिन थोड़े सरप्राइज थे क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था बजाय कि उनकी फैमिली के रिएक्शन से, क्योंकि उनकी मॉम ने जब ये सुना था कि वूजिन एक्टर बनने वाले थे तो उन्होंने ये सजेस्ट करा था क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो, और उनका पूरा यकीन था उनकी सिस्टर कॉल पे बस उनका मजाक ही उड़ाएंगी। ये सब होने के बाद वूजिन अब फाइनली डिटेक्टिव एजेंसी का रोल एक्सपीरियंस करने के लिए ब्लैक स्पेस में चले गए थे। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गए थे, वहां पे पहुंचने में वो थोड़ा लेट हो गए थे। वहां पे वो अपने दोस्त शिनचुन से मिलने गए थे जो कि डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर भी थे। शिनचुन ने मानवों से पूछा कि वो इतना लेट कैसे हो गए थे, क्या वो किसी काम में बिजी हो गए थे
मानवो ने लेट होने के लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि वो स्क्रिप्ट रीडिंग में थोड़े बिजी हो गए थे और ट्रैफिक भी ज्यादा था। डायरेक्टर शिन भी प्रोफाइलर ड्रामा के बारे में क्यूरियस थे, वो भी उस ड्रामा के बारे में और जानना चाहते थे। उन्होंने मानवो से पूछा कि इस ड्रामा की स्क्रिप्ट कितनी कंप्लीट हो गई थी। मानवो ने उन्हें जवाब देते हुए ये कहा कि 2-3 एपिसोड कंप्लीट हो गए थे और वो अगले दिन पब्लिश होने वाले थे। मानवो ने डायरेक्टर शिन से ये पूछा कि वो इतना अजीब खाना क्यों खा रहे थे, क्या उनकी लाइफ इतनी ही खराब चल रही थी। डायरेक्टर शिन ने थोड़ा सैड होते मानवो से ये पूछा कि वो ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि जैसे उन्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ कैसी है, उनके हालात कैसे थे। मानवो ने डायरेक्टर शिन से ये कहा कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे उनकी स्पिरिट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। थोड़ी देर मानवो और डायरेक्टर शिन की बातें सुन के ये पता चला कि डायरेक्टर शिन भी मानवो की ही एंटरटेनमेंट कंपनी में उनके साथ काम करते थे और किसी छोटे बहाने से ही उन्होंने उनकी कंपनी छोड़ दी थी। और कंपनी छोड़ने का कारण ये था कि वो अपने सपने पूरा करना चाहते थे और खुद के लिए ही मूवीज बनाना चाहते थे। मानवो ने डायरेक्टर शिन से उनके हाल ही के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अपनी मूवी के लिए कोई इन्वेस्टर मिल चुका था क्या, और उन्होंने डायरेक्टर शिन से कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि उनके नए प्रोजेक्ट का नाम क्या था। डायरेक्टर शिन ने मानवो को बताया कि उनके नए प्रोजेक्ट का नाम डिटेक्टिव एजेंसी था और वो एक शॉर्ट फिल्म थी। मानवो ने डायरेक्टर शिन को ये बताया उन्हें पता चला कि प्रोडक्शन की कॉस्ट लगभग 30 मिलियन जाने वाली, जो कि एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से बहुत ठीक था। डायरेक्टर शिन ने मानवो को बताया ये अभी एक फाइनल कॉस्ट नहीं थी, कि कॉस्ट अभी 40 मिलियन भी जा सकती थी। डायरेक्टर शिन ने डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में ये बताया कि उनके इन्वेस्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बदले उनकी स्क्रिप्ट में एक रोल लिया था और उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि इस शॉर्ट फिल्म में थोड़े नौसी के एक्टर लिए जाएंगे और मूवी के मेन हीरो के लिए पार्क जुंग को लिया जाएगा। मानो ने डायरेक्टर शिन से कंफर्म करा क्या वो जिस पार्क जुंग की बात कर रहे थे, क्या ये वही पार्क जुंग था जिन्होंने अपना करियर ड्रिंकिंग और फाइटिंग से खत्म कर दिया था। मानो ने ये बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो इस इन्वेस्टमेंट से बस पार्क जुंग को एक रोल देना चाहते थे और पार्क जुंग का करियर दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते थे। डायरेक्टर शिन ने यह बताया कि वो पार्क जुंग को कास्ट तो नहीं करना चाहते थे, मगर उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मानवो डायरेक्टर शिन से कहते हैं कि वो उन्हें एक नए एक्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, मगर डायरेक्टर शिन ने कहा कि वो तो सिर्फ ए लिस्ट एक्टर के साथ काम करते हैं और डायरेक्टर शिन जो मूवी बनाने वाले थे वो एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका प्रोडक्शन भी बहुत कम था। मानवो ने डायरेक्टर शिन को ये समझाया कि भले ही वो ए लिस्ट एक्टर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्टर शॉर्ट फिल्म्स नहीं कर सकते थे। और उन्होंने हांग यूई का भी एग्जांपल दिया कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो वो भी एक शॉर्ट फिल्म, एक इंडिपेंडेंट मूवी कर सकती थी। मगर मानवो ने ये बताया कि वो जिस एक्टर को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे वो कोई ए लिस्ट एक्टर नहीं था, वो किसी और नए एक्टर की बात कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने क्यूरियस होकर पूछा कि वो किस नए एक्टर की बात कर रहे थे, तो मानवो ने उस एक्टर के साथ खुद के एक्सपीरियंस को बताया कि उन्हें इस नए एक्टर को कास्ट करने के लिए कितनी मुश्किलें आई थी, और उन्होंने उस नए एक्टर का नाम बताते हुए चैप्टर खत्म कर दिया और एक्टर का नाम था वो जिन। डायरेक्टर शिन ने मानवो से पूछा कि वो किस नए एक्टर की बात कर रहे थे, तो मानवो ने उन्हें बताया कि उन्हें भी उस एक्टर को कास्ट करने में बहुत मुश्किलें हो गई थी और उस एक्टर का नाम था वो जिन। मानवो ने बताया कि ये एक नए एक्टर थे, तो डायरेक्टर शिन को वो जिन के बारे में अब तक नहीं पता होगा। डायरेक्टर शिन ने मानवो से ये कहा कि उनकी तारीफ सुन के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो जिन एक अच्छा ही एक्टर होंगे, मगर क्योंकि वो जिन अब उनके साथ काम कर रहे थे तो उन्हें अब एक शॉर्ट फिल्म करने का समय नहीं लग सकता था। मानो ने डायरेक्टर शिन को कहा कि ड्रामा रिलीज होते ही वो जिन इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो जाएंगे, तो अगर वो उन्हें अभी ही कास्ट कर लेते हैं तो उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए और इन्वेस्टर्स मिल सकते थे। डायरेक्टर शिन ने मानो को यह बताया कि आखिरी 3 सालों में उनका कोई काम अच्छे से नहीं चला था और उन्हें अब डिटेक्टिव एजेंसी से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही थी और वो इस सब से अब थक भी चुके थे। अगले ही दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक खबर आग की तरह फैल गई थी और ये खबर ये थी कि टॉप टियर राइटर और प्रोड्यूसर मानवो मिलकर एक सुपर हिट ड्रामा बनाने वाले थे और इस ड्रामा के बारे में अलग अलग खबरें फैल रही थी। ये सब ड्रामा की प्रोडक्शन टीम भी कर रही थी क्योंकि ये सब खबरें प्रोफाइलर ड्रामा के लिए प्रमोशन का काम कर रही थी। इस सब के बीच राइटर पार्क ने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि उन्होंने एक ऐसे एक्टर को कास्ट किया है कि सब एक्टर से बिल्कुल अलग स्टैंड आउट होगा और जिस भी सीन में होगा उस सीन को अपना ही बना लेगा। इन सब आर्टिकल्स और न्यूज 4 घंटे बाद नए ड्रामा का नाम रिलीज हो गया था और ड्रामा का नाम था प्रोफाइलर। डायरेक्टर शिन भी इन सब आर्टिकल्स और न्यूज को फॉलो कर रहे थे। वो इन सब न्यूज को पढ़कर अपने दोस्त के लिए बहुत खुश भी हो रहे थे, मगर वो थोड़े जेलस भी थे। 3 बज चुके थे और वो रूम में अपनी नई शॉर्ट फिल्म के लिए जो नए एक्टर आने वाले थे उन सब का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके आने में बहुत लेट हो रहा था। और मैनेजर पार्क भी जो उन नए एक्टर को लेके आने वाले थे
उनका भी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। तो डायरेक्टर शिन हार मान के वहां से जा रहे थे, वो अपनी शॉर्ट फिल्म पे भी गिव अप करने वाले थे। मगर तभी रूम के गेट से एक आवाज आती है। वहां पे कोई इंसान खड़ा होता है जिसकी हाइट लंबी थी और वो दिखने में भी सही था। डायरेक्टर शिन को ऐसा लगता है कि वहां पे जो ये इंसान आए थे ये उन्हीं नए एक्टर में से एक हैं जो मैनेजर पार्क के साथ आने वाले थे। डायरेक्टर शिन उनसे कहते हैं कि उन्होंने आने में लेट कर दिया है, उन्होंने कहा था कि वो 3 बजे तक आ जाएंगे। गेट पे खड़े हुए इंसान ने उनसे पूछा क्या वो उनसे बात कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने उन्हें रूम के अंदर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या डायरेक्टर पार्क को आने में लेट हो गया है। सामने से कोई जवाब नहीं आया, वो सिर्फ सामने सोफे पे जाके बैठ गए और इतने में वो कुछ बोलते। डायरेक्टर शिन ने उन्हें बताया कि मिस्टर पार्क आगे उनकी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, क्यों ना उनके आने से पहले वो उन्हें कुछ एक्टिंग करके दिखाएं। GGO एंटरटेनमेंट, जो कि मिस्टर पार्क के साथ 3 नए एक्टर को भेजने वाली थी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो इस बात से भी फेमस थी, कंपनी में जो भी नए एक्टर्स ज्वाइन करते हैं उनकी एक्टिंग का लेवल बाकी सब से थोड़ा ऊपर होता है। तो डायरेक्टर शिन को सामने बैठे हुए इंसान से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बन चुकी थी। डायरेक्टर शिन ने सामने बैठे हुए इंसान से पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी या नहीं, या वो सिर्फ वहां पे अपनी शक्ल दिखाने आए थे। सामने बैठे हुए इंसान थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर वो बोले कि उन्होंने डायरेक्टर शिन के लिए कुछ परफॉर्मेंस तैयार करी है और वो उन्हें वो दिखाने वाले थे। डायरेक्टर शिन ने उन्हें शुरू करने के लिए कहा और उन्होंने ये कहा कि लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी परफॉर्मेंस को कितना भी लंबा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं। सामने बैठे हुए इंसान ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। डिटेक्टिव एजेंसी, ये एक 45 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी जो कि एक इवेंट के बारे में बताती है। इस शॉर्ट फिल्म के मेन कैरेक्टर एक डिटेक्टिव थे जिनकी खुद की एजेंसी थी और उनके पास एक क्लाइंट आते हैं। क्लाइंट की उम्र 40 के आसपास की थी। उन्होंने डिटेक्टिव को आगे केस दिया था और केस में ये था कि क्लाइंट को शक था कि उनकी वाइफ उनसे चीट कर रही है और उनका कहीं अफेयर चल रहा है। डिटेक्टिव ने केस ले लिया था और वो क्लाइंट की वाइफ का पीछा कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि उनके क्लाइंट का शक सही था, उनकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ चल रहा था। उन्होंने उनकी वाइफ को किसी से मिलते हुए भी देखा। डिटेक्टिव ने उन दोनों का पीछा काफी समय तक किया था और वो उनका पीछा करते करते जंगल के बीच एक विला के अंदर पहुंच गए थे। वहां पे लंच टाइम पे उन्होंने देखा कि क्लाइंट की वाइफ का अफेयर जिनके साथ चल रहा था वो सूप खाते खाते पास आउट हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। फिर वहां पे उनकी वाइफ ने किसी और इंसान को बुलाया। उन दोनों ने उस बेहोश इंसान को एक कार के अंदर डाल दिया और किसी अनजान जगह पे वो चले गए। डिटेक्टिव को केस लिए कुछ ज्यादा समय हुआ नहीं था, मगर वो ये सब विटनेस करके हैरान हो चुके थे। कुछ और सबूत ढूंढने के लिए वो विला के अंदर चले गए थे। विला के अंदर कुछ और देर घूमने के बाद उन्हें एक दरवाजा मिल गया था और वो दरवाजा था बेसमेंट का। जब वो बेसमेंट में गए तो उन्होंने ये देखा कि वहां पे भी एक इंसान जमीन पे लेटा हुआ था। डिटेक्टिव ने ये कंफर्म कर लिया था कि जमीन पे लेटा हुआ इंसान जिंदा था। इससे पहले कि वो इस इंसान को उठाते और उनसे कुछ पूछते, सीढ़ियों से कुछ आवाज आने लगी थी, तो वो बेसमेंट में एक कोने में जाके छुप गए थे। इस समय वो डिटेक्टिव विला के अंदर एक इंट्रूडर थे। यहाँ पे उस इंसान ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर दी थी और उन्होंने ये बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें टेंशन है, थ्रिल है, ट्विस्ट है और आगे की पूरी कहानी विला के अंदर ही चलती है। और डिटेक्टिव का रोल प्ले करने के लिए कोई नौसिखिया एक्टर नहीं चाहिए था, क्योंकि रोल में जितने इमोशंस थे वो सब एक नौसिखिया एक्टर बिल्कुल नहीं कर सकता था। इन सब के अलावा डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर साउंड इफेक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिससे कि शॉर्ट फिल्म देखने का एक्सपीरियंस और बढ़ गया था और एक्टर का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया था। डिटेक्टिव का रोल करने के लिए सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाना भी बहुत जरूरी था। फेशियल एक्सप्रेशन के बिना ये रोल हो ही नहीं सकता था और ये सब सामने बैठे हुए इंसान ने बहुत अच्छे से करके दिखाया था। डायरेक्टर सिंह परफॉर्मेंस देख के हैरान हो चुके थे। वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये परफॉर्मेंस किसी ने इतनी आसानी से कैसे कर दी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने डिटेक्टिव ही बैठे हुए थे और डायरेक्टर शिन ने इस स्टाइल की एक्टिंग आज तक नहीं देखी थी और वो ये सोच रहे थे कि GGO एंटरटेनमेंट ने इतने बढ़िया एक्टर को ढूंढा तो ढूंढा कहां से। और उन्होंने सामने बैठे हुए इंसान से सवाल करा ही था कि तभी रूम के गेट से किसी ने एंटर किया। रूम में एंटर करने वाला इंसान और कोई नहीं, मिस्टर पार्क ही थे, जो कि अपनी मीटिंग के लिए लेट थे और वो सीधा रूम के अंदर घुस गए थे। और उन्होंने रूम में एंटर करते ही डायरेक्टर सिंह से पूछा कि क्या वो किसी मीटिंग में थे और उनके सामने बैठा हुआ इंसान कौन था, क्या वो कोई एक्टर था। डायरेक्टर सिंह थोड़ा हैरान हो गए थे। उन्होंने मिस्टर पार्क से पूछा क्या वो सामने बैठे हुए इंसान को नहीं जानते थे। सामने बैठे हुए इंसान ने डायरेक्टर सिंह से कहा कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है और वो भी इस गेट पे खड़े हुए इंसान को नहीं जानते थे। तो डायरेक्टर सिंह ने उनसे कंफर्म करने के लिए पूछा तो वो आखिर थे कौन। सामने बैठे हुए इंसान ने बताया कि उनका नाम वूजिन था। अब वूजिन को सब समझ आ गया था
क्योंकि वो जिन वहाँ पे सीन तैयार करके आए थे तो उन्हें लगा क्या वो उनका ऑडिशन ले रहे थे, मगर जब अब वहाँ पे मिस्टर पार्क आ चुके थे तो वो सब समझ गए थे। उन्हें पता चल गया था कि वो उन्हें मिस्टर पार्क की टीम का कोई एक्टर समझ रहे थे, और वो जिनको ये पता चला कि सामने बैठे हुए डायरेक्टर शिन ही डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर थे। मिस्टर पार्क ने डायरेक्टर शिन से पूछा कि अब करा क्या जाए। डायरेक्टर शिन ने मिस्टर पार्क को थोड़ा डांटते हुए बोला मीटिंग का टाइम 3 बजे था और वो बहुत लेट हो चुके थे। वो जिनको वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो वो वहाँ पे खड़े होते हैं और सबको बाय बोल के चले जाते हैं। वो जिनके वहाँ पे आने का कारण सिर्फ ये था कि डिटेक्टिव एजेंसी स्क्रिप्ट का ग्रेड बी था, तो ये देखना चाहते थे कि ये स्क्रिप्ट परफॉर्म करेगी कैसे। और क्योंकि मिस्टर पार्क के साथ 2 लोग भी और आए थे और वो डिटेक्टिव एजेंसी के मेन एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर थे, और वो जिन सपोर्टिंग रोल से नीचे और कोई रोल लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अब डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर दिया था। डायरेक्टर सिंह ने वोजिन को पीछे से उनके नाम से बुलाया, और जैसे वो वोजिन का नाम बोल रहे थे उन्हें वोजिन का नाम जाना पहचाना लगा। वो सोच रहे थे कि उन्होंने ये नाम आखिर सुना कहाँ था, तो उन्हें तभी याद आता है कि ये वो वही नाम था जो मानवों ने उन्हें बताया था, और ऐसा हो सकता था कि वो जिन वो सेम इंसान हो। दूसरी तरफ मानवो राइटर पार्क प्रोडक्शन टीम रेस्टोरेंट में लंच के लिए आए थे, और तभी वहाँ मानवो के पास एक कॉल आता है। मानवो कॉल उठाकर डायरेक्टर शिन से कह ही रहे थे कि वो अभी एक मीटिंग में है, कुछ देर बाद बात कर सकते थे, मगर डायरेक्टर शिन मानवो की बात काटते हुए उनसे ये पूछने लगे कि वो जिस वजन की बात कर रहे थे क्या उनकी हाइट 180 सेंटीमीटर थी और उनका चेहरा कैसा था ये बताने लगे, उनकी आवाज कैसी थी ये पूछने लगी। मानवो थोड़ा हैरान होकर डायरेक्टर शिन से पूछते हैं कि उन्हें वजन के बारे में ये सब कैसे पता था। डायरेक्टर शिन के अगले सवाल ने वहाँ पे सभी बैठे लोगों को हैरान कर दिया था। डायरेक्टर शिन ने मानवो से पूछा कि क्या उन्होंने वोजिन को डिटेक्टिव एजेंसी मूवी के बारे में कुछ बताया था क्या, क्योंकि वोजिन वहाँ पे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में सवाल पूछने आए थे। वोजिन का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। मानवो को कुछ आइडिया नहीं था कि वोजिन की मुलाकात डायरेक्टर शिन से हुई तो हुई कैसे। उन्होंने वोजिन को डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था, और उन्होंने डायरेक्टर शिन से ये पूछा कि वोजिन ने वहाँ पे आके करा क्या था। डायरेक्टर शिन ने बताया कि वोजिन ने वहाँ पे आके उनकी एक्टिंग दिखाई थी, और उन्होंने वोजिन की तारीफ करते हुए ये कहा था उनकी एक्टिंग देख के उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि सामने वही शख्सियत बैठी है जो डायरेक्टर शिन की स्क्रिप्ट में थी। मानव ने डायरेक्टर शिन से कहा उन्हें भी वोजिन की एक्टिंग देख के ऐसा ही लगा था। मानव ने डायरेक्टर शिन को बताया कि उन्हें नहीं पता था वोजिन वहाँ पे कैसे आए थे, मगर वो वोजिन से सबके बारे में पूछेंगे और उनको कांटेक्ट करके बताएंगे। और वो डायरेक्टर शिन को एक बात बोलना चाहते थे कि वोजिन का डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्टेड होना बहुत हैरानी की बात थी, तो डायरेक्टर शिन कुछ भी करके इस मौके को जाने ना दे, किसी भी तरह वोजिन को कास्ट कर ले। डायरेक्टर शिन ने मानवों से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा क्या उन्हें वोजिन की एक्टिंग पे इतना ही भरोसा था, तो मानवों ने डायरेक्टर शिन से एक ही बात कही कि उन दोनों ने वोजिन की एक्टिंग देखी थी और वो दोनों ही वोजिन की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस थे। मानवों ने ये बताया कि वोजिन की एक्टिंग दूसरों से बिल्कुल अलग थी, बहुत यूनिक थी, और वोजिन कुछ ही टाइम में बहुत बड़े एक्टर बनने वाले थे, तो वो ये मौका जाने ना दे। डायरेक्टर शिन ने मानवों से ये बात फिर पूछी क्या सच में वो जिन डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में इंटरेस्टेड थे, तो मानवों ने डायरेक्टर शिन को कहा कि ऐसा बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि मानवों को नहीं पता था कि वोजिन को डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट मिली कहां से थी, मगर वोजिन अगर वहां तक खुद आए थे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि वो डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्टेड हो और उनको वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो। चैप्टर खत्म। डायरेक्टर शिन ने मानवों से पूछा क्या उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि वोजिन उनकी स्क्रिप्ट डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्टेड थे। मानवों ने उन्हें बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वोजिन को उनकी स्क्रिप्ट कहां से मिली थी, मगर क्योंकि वोजिन उनके पास इतनी दूर तक सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने आए थे, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था वोजिन उनकी स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड थे। अगर उन्हें उनकी स्क्रिप्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो वो इतनी दूर तक नहीं आते। डायरेक्टर सिंह ये बात सुन के थोड़ा खुश हो गए थे, क्योंकि वोजिन को उनकी स्क्रिप्ट पसंद आई थी। क्योंकि डायरेक्टर सिंह ने वोजिन से उनका फोन नंबर नहीं लिया था, तो मानवो ने उन्हें कहा कि वो उन्हें वोजिन का नंबर दे देंगे, क्योंकि वोजिन वहां अपनी खुद की चॉइस से गए थे और डायरेक्टर सिंह से सही से बात नहीं कर पाए थे, तो मानवो को वोजिन का नंबर देना सही लग रहा था। मानवो ने डायरेक्टर सिंह को सजेस्ट किया कि वो वोजिन को कॉन्टेक्ट करे और उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग करे। मानो अंदर ही अंदर थोड़ा जेलस भी फील कर रहे थे, क्योंकि वो जिन डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट के लिए खुद अपनी पसंद से गए थे, बजाय कि मानवो जिस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम प्रोफाइलर था, उसमें वो जिनको कास्ट करने के लिए मानवो को थोड़ी मुश्किल हुई थी। मानवो ने मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों से कॉल के लिए माफी मांगी और मीटिंग कंटिन्यू करी।
हांग यूई को पता था मानवों पोल पर वूजिन के बारे में बात कर रहे थे, मगर क्योंकि अभी मीटिंग चल रही थी तो वो उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने राइडर पार्क से पूछा कि वो कोल आने से पहले क्या बता रही थी। राइडर पार्क ने हांग यूई को बताया कि वो कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं कर रही थी, वो बस इतना कहना चाहती थी जो कपड़े हांग यूई की कंपनी ने उनके लिए भेजे थे वो कुछ ज्यादा ही फ्लैशी थे, और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी कंपनी से थोड़े कैजुअल आउटफिट्स बनाने को कहीं। हांग यूई ने अपनी कंपनी के डिजाइनर्स की तरफ से माफी मांगी और उन्होंने राइटर पार्क को अश्योर किया कि वो अपनी कंपनी के डिजाइनर से उनका मैसेज बता देंगी। मीटिंग में वहां पर एक और इंसान बैठे थे, वो थी जुंगमिन। राइटर पार्क जुंगमिन से कहती है कि स्क्रिप्ट रीडिंग करने से पहले वो अपनी डाइट को पूरा एडजस्ट कर ले, और जुंगमिन थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि वो पहले से अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे थे, और राइटर पार्क से कंप्लेन करते हैं कि क्या उन्हें और भी अपनी डाइट कम करनी पड़ेगी। तो जुंगमिन ने मजाक करते हुए कहा कि हो सकता है कि जब वो फिशिंग पे गए थे तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया हो, और क्योंकि ये बात राइटर पार्क ने कही थी तो वो इस बात को पूरा फॉलो करेंगे। जुंगमिन के बारे में हमें ये पता चला कि वो एक ए लिस्टेड एक्टर थे, और उन्होंने मानवों से पूछा कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल आखिर कर कौन रहा था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में इस रोल के बारे में बहुत सारे रूमर सुने थे मगर कुछ भी पक्का नहीं था, तो वो उनसे सब कंफर्म कर लेना चाहते थे। और राइटर पार्क ने अपने इंटरव्यू में उस एक्टर की बहुत ज्यादा तारीफ करी थी और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे। और यहाँ पे ये भी पता चला कि जुंग मिन भी इस स्क्रिप्ट में एक रोल करने वाले थे, और उन्होंने मानवों से पूछा, और स्क्रिप्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि जुंग मिन के कैरेक्टर और असिस्टेंट मैनेजर पार्क के बहुत सारे आपस में सीन थे। तो वो मानवों से कहते हैं कि अगर वो उस एक्टर का नाम ही नहीं बता सकते तो कम से कम उन्हें एक हिंट ही दे दें। मानवों ने ये बताने के लिए कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल आखिर कर कौन रहा था बिल्कुल मना कर दिया, और उन्होंने बस ये कहा कि ये एक सरप्राइज है और स्क्रिप्ट रीडिंग वाले दिन ही सब इस एक्टर से मिलेंगे। और मानवों ने ये सजेस्ट करा क्यों ना स्क्रिप्ट रीडिंग को एक ग्रुप रिट्रीट भी लिया जाए। इससे मानवों का मतलब ये था कि साथ में मिलकर सिर्फ स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं, क्यों ना प्रोफाइलर ड्रामा की पूरी कास्ट आपस में मिल ले और एक दूसरे को अच्छे से जान सके। इससे एक फायदा ये होगा, शूटिंग के टाइम कास्ट के बीच में कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं होगी। दूसरी तरफ वूजिन अपने घर में थे और उन दोनों स्क्रिप्ट के साथ में ब्लैक स्क्रीन भी खुली हुई थी। जब वूजिन ने खुद देख ही लिया था कि डिटेक्टिव एजेंसी के मेन कैरेक्टर और सपोर्टिंग कैरेक्टर की कास्टिंग हो ही गई थी, और वो इस बात से थोड़े हैरान थे कि दोनों ही एक्टर दिखने में बहुत गुड लुकिंग थे, और वो थोड़ा क्यूरियस थे कि इंडस्ट्री में क्या सारे ही नए एक्टर इतने गुड लुकिंग होते हैं। यहाँ पे वूजिन ने एक बात और रियलाइज करी, भले ही ब्लैक स्क्रीन की पावर से अपनी एक्टिंग को कितना ही अच्छा बना सकते थे, लेकिन रियलिटी में लोगों के साथ कनेक्शंस भी बहुत बड़ी पावर थी, और वो रियलाइज कर रहे थे कि प्रोफाइलर ड्रामा में उन्हें एक रोल मिलना उनके लिए कितना लकी था। वो दिन डिटेक्टिव एजेंसी में रोल न मिलने की वजह से थोड़ा उदास थे, मगर उन्हें पता था कि इस बात को ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। वुजिन के पास एक कॉल आ रहा था। कॉल एक अनजान नंबर से था, और अनजान नंबर देखते ही वुजिन के दिमाग में पहली बात यह आई कि कुछ दिनों से उनके पास अनजान नंबर से कॉल बहुत ज्यादा आ रहे थे। वुजिन ने कॉल उठाया और कॉल था डायरेक्टर शिन का। डायरेक्टर शिन ने वुजिन की कॉल उठाते ही वुजिन से कंफर्म करा कि क्या वो वुजिन से ही बात कर रहे थे, और वुजिन को बताया कि वो कौन बोल रहे थे और क्या उन्हें याद था। उन्होंने डायरेक्टर शिन को उनकी एक्टिंग दिखाई थी। वुजिन ने डायरेक्टर शिन की आवाज पहचान ली थी, और उन्होंने डायरेक्टर शिन से पूछा कि क्या वो वही थे जो डिटेक्टिव एजेंसी को डायरेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि उनको उनका नंबर मिला कहाँ से था। जब डायरेक्टर शिन ने वुजिन को ये बताया कि उन्हें उनका नंबर मानवों से मिला था, तो वुजिन कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि इन सब के बीच में मानव कहाँ से आ गए थे। डायरेक्टर शिन ने वुजिन को बताया कि वो उनके साथ एक मीटिंग करना चाहते थे, और वो उस मीटिंग में डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बात करना चाहते थे। मीटिंग अगले दिन के लिए सेट हो गई थी। वुजिन जब अगले दिन कैफे में मीटिंग के लिए गए, डायरेक्टर शिन वहां बैठे हुए थे। डायरेक्टर शिन ने वुजिन को ग्रीट करा। डायरेक्टर शिन ने वहां पे ये भी नोटिस करा कि वुजिन का ऑरा बाकी सब एक्टर से बिल्कुल अलग था। और डायरेक्टर शिन ने सबसे पहले तो रात को अचानक से कॉल करने के लिए माफी मांगी। वुजिन ने कॉल के बारे में कुछ बुरा नहीं माना था, और उन्होंने डायरेक्टर शिन से पूछा कि वो उनसे किस बारे में बात करना चाहते थे। डायरेक्टर शिन ने वुजिन से पूछा कि उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और उनसे जानना चाहते थे कि उन्हें वो स्क्रिप्ट कैसी लगी थी। और ये सवाल पूछते हुए डायरेक्टर शिन थोड़ा हड़बड़ा भी रहे थे। वुजिन ने डायरेक्टर शिन को जवाब दिया कि वो उस स्क्रिप्ट से अटैच फील कर रहे थे। डायरेक्टर शिन वुजिन का जवाब सुनकर इमोशनल हो गए थे, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी इससे पहले बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी थी, और वुजिन वो पहले एक्टर थे जिन्होंने उस स्क्रिप्ट की तारीफ करी थी और ये भी कह दिया था कि वो स्क्रिप्ट से अटैच फील कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने इमोशनल होकर वुजिन को थैंक यू कहा। वुजिन का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था।
मगर उनके माइंड का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो ये सोच रहे थे कि डायरेक्टर शिन एकदम से रोने क्यों लग गए थे कि वूजिन ने जब ऐसा कहा कि वो स्क्रिप्ट से अटैच हो गए थे। इस बात पे डायरेक्टर शिन कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि वूजिन वहां पे अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे जो था बिल्कुल सीरियस रहने का। तो उन्हें नहीं पता था कि वो इमोशनल डायरेक्टर शिन को अब क्या बोले। डायरेक्टर शिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने वूजिन से पूछा कि उन्हें पूरी स्क्रिप्ट में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा था। वूजिन ने स्क्रिप्ट में से डिटेक्टिव की रोल की तारीफ करते हुए कहा कि डिटेक्टिव का रोल एक बहुत डिटेल रोल था क्योंकि इस रोल में डिटेक्टिव बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस से जाता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। और वूजिन ने इसी तरह पूरी स्क्रिप्ट की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। जब डायरेक्टर शिन ने ये देखा कि वूजिन उनकी स्क्रिप्ट की तारीफ ऊपर ऊपर से नहीं कुछ ऐसे पार्ट्स में भी कर रहे थे जो बिल्कुल डिटेल्ड थे, तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि वूजिन ने पूरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ी थी और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम दर्जनों बार। डायरेक्टर सिंह ने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि वो इन्वेस्टर के प्रेशर में आके इतने अच्छे एक्टर को नहीं छोड़ना चाहते थे। और डायरेक्टर शिन ने वोजिन से एक ही रिक्वेस्ट करी कि वो इस शॉर्ट फिल्म में डिटेक्टिव का रोल प्ले करें। वोजिन वहां पे कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें श्योर नहीं था कि क्या जो उन्होंने सुना था वो सही था। मगर जब डायरेक्टर शिन ने अपनी बात रिपीट करी तो उन्हें क्लियर हो गया था कि उन्होंने जो भी सुना था बिल्कुल सही सुना था। डायरेक्टर शिन ने वोजिन को बताया कि ये जो शॉर्ट फिल्म थी ये पब्लिक में रिलीज होने के लिए नहीं थी। ये फिल्म वो फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे थे। और उन्होंने वोजिन से पूछा क्या वो एक फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानते थे जिसका नाम था मिस ए सीन। उन्होंने वोजिन को बताया कि ये फिल्म फेस्टिवल नए फिल्म मेकर को सपोर्ट करने के लिए था और ये 2002 से ऑर्गेनाइज करा जा रहा था। इस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री के टॉप डायरेक्टर आते हैं, टॉप एक्टर्स आते हैं और वो इस फेस्टिवल में एज ए जज होते हैं। और इस फेस्टिवल का कंपटीशन सबसे मुश्किल होता है। अगर किसी भी एक्टर ने वहां पे एक अवार्ड जीत लिया था तो वो तभी की तभी एक स्टार बन गया था। हर साल इस फिल्म फेस्टिवल के लिए 600 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी मूवीज सबमिट की जाती हैं और उन 40 में से एक फिल्म को लॉटरी से निकाला जाता है और हर एक फिल्म को बहुत डिटेल में रैंक किया जाता है। उसमें सिर्फ एक्टर को नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि एक मूवी को डायरेक्ट कैसे किया गया था, इसमें एक्टर कौन थी, कास्ट कौन थी, कास्ट के साथ साथ जो पीछे लोकेशन थी, लोकेशन की सेटिंग कैसी थी, लोकेशन में जो इक्विपमेंट यूज करे गए थे वो कैसे थे। यहाँ पे सिर्फ तुम एक एक्टर से नहीं जीत सकते थे। इस फेस्टिवल में जीतने के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होना होगा और अगर किसी साल स्टैंडर्ड्स नहीं मैच करती है तो उस साल अवार्ड नहीं दिया जाता। वोजिन को इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने इस फेस्टिवल का आज तक नाम भी नहीं सुना था, मगर उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते थे। डायरेक्टर शिन ने बताया कि यह फिल्म फेस्टिवल 2 महीने बाद होने वाला था और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। मगर उस समय डिटेक्टिव एजेंसी की प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में वोजिन को पूरा बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उनके इन्वेस्टर्स कैसे कनेक्शन के थ्रू एक्टर को कास्ट कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने वोजिन को एक बात क्लियर कर दी थी कि इन सब बातों से, इन सब इन्वेस्टर से उन्हें अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो सब ये कैंसिल करने वाले थे। वो वोजिन को मेन कैरेक्टर लेके प्रोडक्शन की शुरुआत शुरू से करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वोजिन मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करे, डिटेक्टिव का रोल प्ले करे। वोजिन को बात थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ती दिख रही थी तो उन्होंने डायरेक्टर को रोकने की कोशिश करी, मगर डायरेक्टर ने उन्हें कहा वो कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रहे थे। तो सिंह बहुत ज्यादा जोश में आ गए थे। उन्होंने वोजिन को कहा कि वोजिन से मिलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए और अगर कुछ भी इनकन्वीनियंस आती है तो सब वो संभाल लेंगे और वोजिन सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करें। डायरेक्टर शिन वोजिन पे रोल लेने के लिए प्रेशर बढ़ाते ही जा रहे थे। वोजिन को डायरेक्टर शिन को रोकना इम्पॉसिबल लग रहा था, मगर यहाँ पे वोजिन का गोल अचीव हो गया था। डिटेक्टिव एजेंसी में एक प्राइमरी रोल भी मिल गया था और वो अपनी एक्टिंग पे भी पूरा फोकस कर सकते थे। उन्हें डायरेक्टर शिन का प्रपोजल बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और उन्होंने डायरेक्टर शिन को कंफर्मेशन दी कि वो डायरेक्टर शिन के साथ काम करने के लिए तैयार थी। डायरेक्टर शिन ने वोजिन को बताया फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन कंपनी के कंफर्म होने के बाद वोजिन को मिल जाएगा कि वो जल्द से जल्द एक अच्छी प्रोडक्शन कंपनी को ढूंढ लेंगे और अच्छे इन्वेस्टर्स को ढूंढ लेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए कि वो खुद के कॉन्टैक्ट्स यूज करके मनी रेज करेंगे। वोजिन ने डायरेक्टर शिन को रोकते हुए कहा कि उन्हें इतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं थी। वोजिन ने रियलाइज कर लिया था कि इस स्टेप के साथ असलियत में एक एक्टर बनने के पाथ पे चलने लगे थे और उन्हें अब मूवीज के बारे में स्टडी करनी होगी। और उन्हें एक बात अभी ध्यान आई कि मेन लीड की कास्टिंग तो हो गई थी, क्या उन्होंने अभी मेन लीड को रिप्लेस कर दिया था? ऐसा हो सकता था कि जो मेन लीड थे वो इस बात से थोड़ा नाराज हो गए हों। दूसरी तरफ एक पर्सन मिस्टर पार्क के सामने एक टेबल पे जोर से पंच करता है। मिस्टर पार्क वो देख के थोड़ा हैरान हो गए थे और ये पर्सन थे GGO एंटरटेनमेंट के CEO, जिन्होंने डायरेक्टर शिन को डिटेक्टिव एजेंसी के लिए एक्टर भेजे थे और वो डायरेक्टर शिन से इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि डायरेक्टर शिन ने उनके खिलाफ जाने की जरूरत करी तो करी कैसे।
चैप्टर खत्म। एक पर्सन ने जोर से टेबल पे पंच करा और वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि डायरेक्टर सिंह ने उनके और जीजीओ एंटरटेनमेंट कंपनी के खिलाफ जाने की कोशिश करी तो करी कैसे थी। उन्होंने मिस्टर पार्क से गुस्से में पूछा कि कल तक तो सब कुछ सही से चल रहा था, तो अब क्या हुआ था। मिस्टर पार्क ने उन्हें बताया कि उन्हें ब्लू विजन फिल्म से एक कॉल आया। उन्होंने उसमें बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर ने उनके साथ अपनी डील कैंसिल कर दी थी, सभी एक्टर्स को, सभी इन्वेस्टमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था। कंपनी के सीईओ ने कहा क्योंकि उन्होंने उनके स्क्रिप्ट को थोड़ी अटेंशन देती थी तो वो शो ऑफ करना चाहते थे, मगर सच तो ये था कि उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल वर्थलेस थी, उसकी कोई कीमत नहीं थी। और उन्होंने पार्क जुन से कहा कोई और स्क्रिप्ट पिक कर ले, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट को रिप्लेस करना बहुत आसान था। पार्क जुन ने सीईओ की बात से एग्री कर लिया था, मगर उन्होंने पार्क जुन से ये पूछा कि क्या उन्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लग रही थी कि अचानक से कैसे डायरेक्टर सिंह ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था, और ऐसा क्या कारण हो सकता था कि उन्होंने अचानक से सारी डील्स कैंसिल कर दी थी। पार्क जुन की बात सुनकर सीईओ भी इस बात को लेकर सोचने लगे। उन्हें लगा क्या डायरेक्टर सिंह ने किसी और एक्टर को एज ए मेल लीड तो नहीं ले लिया, और ये भी हो सकता था कि वो नया एक्टर कोई ए लिस्टेड सेलिब्रिटी हो या उससे भी कोई ऊपर लेवल का हो। मगर ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट पिछले 2 सालों से रिजेक्ट होती जा रही थी और इस स्क्रिप्ट की वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी थी, और उनकी कंपनी एक ही ऐसी कंपनी थी जिसने उस स्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया था। सीईओ ने मिस्टर पार्क से पूछा कि वो डायरेक्टर सिंह से मीटिंग में मिले थे, क्या उन्होंने वहां पे किसी और एक्टर को भी देखा था। मिस्टर पार्क ने बताया कि वहां पे उन्होंने किसी भी ए लिस्टेड या फेमस एक्टर को नहीं देखा था। सीईओ ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता था कि वो खुद ही नए एक्टर्स के लिए इंटरव्यूज ले रहे हो। मिस्टर पार्क ने जवाब दिया कि ऐसा होना थोड़ा अजीब था, क्योंकि डायरेक्टर सिंह बिना अपनी कंपनी को बताए अपने आप नए एक्टर्स के लिए इंटरव्यू तो नहीं लेंगे, और किसी ए लिस्टेड एक्टर या किसी बड़े एक्टर के लिए डिटेक्टिव एजेंसी में कोई रोल लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। ऐसा हो सकता था कि कोई छोटा एक्टर, कोई बी लिस्टेड एक्टर किसी लक से उस रोल को ले ले। सीईओ ने मिस्टर पार्क की बात पे एग्री करा और उन्होंने कहा ऐसा हो सकता था कि डायरेक्टर शिन ने पार्क जुन की बजाय किसी बी लिस्ट एक्टर को ले लिया हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पार्क जुन के अगेंस्ट बहुत रूमर्स घूम रहे थे। मगर वो इस बात से गुस्सा भी थे कि डायरेक्टर शिन ने जीजीओ एंटरटेनमेंट की इंसल्ट करी तो करी कैसे थी। सीईओ ने मिस्टर पार्क से डिटेक्टिव एजेंसी की प्रोग्रेस पे पूरी नजर रखने के लिए कहा, और अगर डायरेक्टर शिन ने किसी ए लिस्ट एक्टर को कास्ट करा होगा तो उसके बारे में रूमर्स अपने आप फैल जाएंगे, और अगर कोई रूमर्स नहीं फैले तो इसका मतलब ये था कि डायरेक्टर शिन ने किसी नए एक्टर को कास्ट कर लिया था, और डायरेक्टर शिन इंडिपेंडेंटली नए इन्वेस्टर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे या किसी छोटे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में इन्वेस्टर के लिए ट्राई करेंगे। और उन्होंने मिस्टर पार्क को ये ऑर्डर दिया कि वो सभी इन्वेस्टर्स और छोटी प्रोडक्शन कंपनी को बोल दे कि वो डिटेक्टिव एजेंसी में कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, और अगर कोई बी लिस्ट एक्टर कास्ट हुआ होगा तो उस एक्टर के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अकेले एक शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस कर पाए। और उन्होंने पार्क जुन को बोला कि वो फिल्म फेस्टिवल के लिए कोई नई स्क्रिप्ट पिक कर ले, और वो पार्क जुन को पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि फिल्म फेस्टिवल में वो डिटेक्टिव एजेंसी फिल्म को बिल्कुल हरा सके। क्योंकि यहाँ पे सीईओ के प्राइड पे बात आ गई थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो डिटेक्टिव एजेंसी को फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे, और खुद की मूवी से वो फिल्म फेस्टिवल को जीतेंगे। दूसरी तरफ हांग यूई अपनी एजेंसी BW एंटरटेनमेंट के बाहर खड़ी थी, और वो फोन पे मानवों से मैसेजेस पे बात कर रही थी। उन्होंने मानवों से पूछा कि कल वो मीटिंग के दौरान वो जिनसे ही बात कर रहे थे, और देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ सीरियस बात चल रही थी। और उन्होंने मानवों से पूछा कि वो जिन किसी मुश्किल में तो नहीं थे। मानवों ने हांग यूई को बताया कि वो जिन के साथ कुछ सीरियस नहीं हुआ था, वो अपने दोस्त डायरेक्टर शिन से बात कर रहे थे, और उन्होंने हांग यूई को बताया कि वो जिन एक स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड थे और वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर शिन की थी, तो वो जिन डायरेक्टर शिन से मिले थे और स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। और मानवों ने हांग यूई से पूछा कि क्या वो उनके पास भी डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भेज दे, क्योंकि हांग यूई भी जानना चाहती थी कि वो जिन कौन सी स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने मानवों से डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट मांग ली। हांग यूई थोड़ा कंफ्यूज थी, उन्हें पता नहीं था कि वो जिन इतनी मेजर प्रोडक्शन प्रोफाइलर में काम कर रहे थे, तो वो अब अचानक से एक शॉर्ट फिल्म में काम करना क्यों चाहते थे। कंफ्यूजन के साथ साथ हांग यूई थोड़ा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो जिन की एक्टिंग उस शॉर्ट फिल्म में देखना चाहती थी। क्योंकि हांग यूई ने वो जिन की एक्टिंग खुद एक्सपीरियंस करी थी, तो उन्हें पता था कि वो जिन कुछ ही टाइम में कई टॉप एक्टर को पीछे छोड़ने वाले थे, और हांग यूई को पता था कि उन कई एक्टर में से एक नाम हांग यूई का भी होने वाला था, और वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहती थी।
हांग यूई अपनी एजेंसी के ऑफिस के अंदर चली गई। वहां पे वो अपनी एजेंसी के सीईओ से मिलने गई थी। सीईओ ने उन्हें ग्रीट करा ही था कि हांग यूई ने उनकी बात काट दी थी और उन्होंने सीईओ से बोला कि वो उनसे फेवर मांगना चाहती थी और उन्होंने एजेंसी के सीईओ से पूछा कि क्या वो एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम डिटेक्टिव एजेंसी था उसकी करंट सिचुएशन के बारे में पता कर सकते थे। एजेंसी के सीईओ ने हांग यूई से पूछा कि वो अचानक से आके एक शॉर्ट फिल्म के बारे में क्यों जानना चाहती थी और उन्होंने कंफर्म करा कि क्या वो एक मेजर प्रोडक्शन प्रोफाइलर के साथ साथ एक शॉर्ट फिल्म में भी काम करना चाहती थी। हांग यूई ने एजेंसी के सीईओ चोई से इस बात से इनकार कर दिया और हांग यूई ने सीईओ चोई से कहा कि वो स्क्रिप्ट में थोड़ा क्यूरियस थी। सीईओ चोई ने हांग यूई से बोला कि इसका मतलब तो यही था कि वो इस स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड थी और वो अपनी एक्टिंग से उन्हें वहां बेवकूफ नहीं बना सकती थी। सीईओ चोई ने हांग यूई से कहा कि अगर वो किसी स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है और उसमें काम करना चाहती थी तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो उन्होंने हांग यूई से फिर से पूछा कि क्या वो डिटेक्टिव एजेंसी की पूरी सिचुएशन के बारे में जानना चाहती थी। हांग यूई ने सीईओ चोई से कहा डिटेक्टिव एजेंसी की करंट सिचुएशन ही नहीं बल्कि इस शॉर्ट फिल्म के बारे में छोटी से छोटी भी डिटेल वो जानना चाहती थी। सीईओ चोई ने हांग यूई से कहा कि इंफॉर्मेशन गैदर करना इतना मुश्किल काम नहीं होने वाला था, मगर अगर स्क्रिप्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। हांग यूई ने सीईओ चोई को बताया कि ये स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर मानो के दोस्त डायरेक्टर शिन की थी, तो ये स्क्रिप्ट बुरी तो नहीं हो सकती थी। जब सीईओ को पता चला कि डायरेक्टर शिन जो कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर हो गए थे और वो अचानक से अब एक मूवी बना रहे थे और इसमें मानवो भी इन्वॉल्व थे, तो स्क्रिप्ट की क्वालिटी खराब तो नहीं हो सकती थी। यहाँ पे सीईओ चोई ने हांग यूई से पूछा कि उनकी मदद के बदले उनके सामने से क्या मिलेगा। हांग यूई ने ताना मारते हुए बोला कि उन्हें उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें से उनका कमीशन मिलता है। एक तरह से वही वो उस एजेंसी को चला रही थी। कुछ देर ऐसे ही मजाक करने के बाद सीईओ चोई ने हांग यूई को एक ऑफर करा और ऑफर ये था कि उन्होंने जो शैम्पू के कमर्शियल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, तो वो हांग यूई के फेवर के बदले उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना चाहते थे, मगर वो इस बात ध्यान रखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक मैनेजर थे जो हांग यूई को पसंद नहीं थे, तो वो उस मैनेजर को हटवा देंगे, उस मैनेजर को रिप्लेस करा देंगे। हांग यूई ने सीईओ का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। डायरेक्टर सिंह ने हांग यूई से क्यूरियस होके एक सवाल पूछा कि वो अचानक से डिटेक्टिव एजेंसी को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों थी। उन्हें पता था कि हांग यूई के इंटरेस्ट का कारण ना ही मालवो थे और ना ही डायरेक्टर शिन। हांग यूई ने वहां पे वूजिन का नाम बताया। सीईओ चोई ने पूछा क्या वो उनके नए बॉयफ्रेंड थे। हांग यूई ने वहां पे एक बात क्लियर कर दी थी कि वूजिन सिर्फ एक एक्टर थे और उन्होंने बताया कि वूजिन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने सीईओ चोई को वूजिन के बारे में सारी बातें बता दी थी कि वो कैसे ऑडिशन में आए थे और किस तरह उन्हें प्रोफाइलर में एक रोल मिला था। सीईओ चोई हांग यूई की बात सुनकर हैरान हो गए थे। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि राइटर पार्क, जिनसे टॉप एक्टर रिस्पेक्ट में बोलते थे, वो एक नए एक्टर को कास्ट करने के लिए इतना डेस्परेट हो गई थी। हांग यूई ने सीईओ चोई को बताया राइटर पार्क की डेस्परेशन समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने भी वूजिन की एक्टिंग खुद देखी थी। सीईओ चोई ने मजाक करते हुए पहला ताना तो ये मारा कि वो असलियत में डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो इंटरेस्टेड थी वूजिन की एक्टिंग में। हांग यूई सीईओ चोई की बात टालने की कोशिश कर रही थी, तभी सीईओ चोई ने दूसरा ताना मार दिया और वो ये था कि हांग यूई ने अभी तक डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी। हांग यूई ने बात बदलते हुए पूछा कि उनके पास अभी कितने पैसे थे। सीईओ चोई को हांग यूई का सवाल थोड़ा अजीब लगा। हांग यूई ने आगे पूछा कि अगर उनके पास इनफ पैसे नहीं थे तो उन्होंने सीईओ चोई को सजेस्ट करा कि वो और पैसे प्रिपेयर कर ले और उन्होंने वहां पे एक और बात ये बोली कि किसी नए एक्टर को साइनिंग बोनस देना तो अजीब तो था, मगर वूजिन का केस स्पेशल था तो उनके लिए एक साइनिंग बोनस बिल्कुल ठीक होता। और उन्होंने सीईओ चोई को एक और सजेशन दिया कि वो जल्द से जल्द एक अच्छा मैनेजर ढूंढ सके जो कि वूजिन को मैनेज कर सके। सीईओ चोई वहां पे थोड़ा हैरान थे कि हांग यूई ये सब डिसीजन खुद ही ले रही थी बिना कंपनी में किसी के साथ कुछ डिस्कस करे। हांग यूई ने वहां पे एक और बात कही कि जैसे ही स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म होगी कई लोग ऑफर्स के साथ वूजिन के पास जाएंगे, तो वो अपना मौका वहां पे जाने ना दे। सीईओ चोई हांग यूई के साथ 10 साल से काम कर रहे थे, मगर ऐसा पहली बार था कि उन्होंने हांग यूई को इतना उत्साहित देखा हो और वो समझ गए थे इन सब का कारण वूजिन ही थे। उन्हें कारण तो नहीं पता था, हो सकता था कि ये हांग यूई की इंस्टिंक्ट हो, एम्बिशन हो, और या ये भी हो सकता था कि उन्हें डर था कि स्क्रीन पर कोई और एक्टर अपनी एक्टिंग से हांग यूई को बिल्कुल आउटशाइन कर देगा। सीईओ चोई ने डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता करने के लिए कुछ कॉल्स करे और कुछ देर बाद ये पता चला कि शुरुआत में तो जीजीओ एंटरटेनमेंट इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी
और इसमें मेन लीड पार्क जुंग प्ले कर रहे थे और कास्ट में कुछ और नए नौसिखिया एक्टर भी थे। मगर अचानक से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे, तो अब जीजीओ एंटरटेनमेंट पूरी कोशिश ये कर रही थी कि डिटेक्टिव एजेंसी को कोई और प्रोड्यूसर्स ना मिल सके। सीईओ चोई ने यह बताया क्योंकि जीजीओ एंटरटेनमेंट ही पूरा प्रोडक्शन संभाल रही थी, पूरी फंडिंग कर रही थी, तो अब इस शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा। हांग यूई ने सीईओ चोई की बात पे थोड़ी देर सोचा और सीईओ चोई से एक सवाल पूछा कि बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ वोजिन मानुओ के पास एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। मानुओ ने वोजिन को कहा कि ऐसा हो सकता था कि वो थोड़ा सरप्राइज फील कर रहे हो, क्योंकि मानुओ ने अचानक से वोजिन के पास कॉल करके एक मीटिंग सेट कर ली थी, मगर वो वोजिन से कुछ डिस्कस करना चाहते थे। उन्होंने वोजिन को अपने घर के अंदर बुलाया। वहाँ पे राइटर पार्क भी बैठी हुई थी। मानुओ ने ये बताया कि अपार्टमेंट राइटर पार्क का स्टूडियो था। यहाँ पे राइटर पार्क और उनकी टीम स्क्रिप्ट राइट करती है, स्क्रिप्ट को एनालाइज करती है। मानुओ ने सीधा पॉइंट पे आते हुए वोजिन से ही पूछा कि उन्हें डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट कहाँ से मिली थी। वोजिन मानुओ के सवाल से थोड़ा हैरान हो गए थे, मगर तभी उन्हें याद आया कि डायरेक्टर शिन और मानुओ दोस्त थे। वोजिन वहाँ पे कुछ ज्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते थे, मगर वहाँ पे कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दे दिया कि उन्हें ये स्क्रिप्ट एक दोस्त से मिली थी। और मानुओ ये सब जानना क्यों चाहते थे? मानुओ ने वोजिन से ही पूछा, वो बस ये जानना चाहते थे कि उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट चूज क्यों करी थी, क्योंकि वोजिन अभी एक बड़े ड्रामा में काम करने वाले थे। और मानुओ ये जानना चाहते थे कि एक ड्रामा अपने पास होते हुए भी वो और प्रोजेक्ट में फिलहाल क्यों इंटरेस्टेड थे। वोजिन ने मानुओ से ये पूछा कि क्या उनकी सिचुएशन इतनी ही सरप्राइजिंग थी। मानुओ ने वोजिन को बताया उस समय ये शॉर्ट फिल्म करना एक गैम्बल था, क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म की सिचुएशन उस समय अच्छी नहीं थी। मगर वोजिन को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना डिसीजन बिल्कुल ले लिया था, वो बिल्कुल श्योर थे कि वो ये स्क्रिप्ट करने वाले थे। वोजिन ने वहां पे मानुओ की बात पे थोड़ी देर सोचा और फिर वोजिन अपने कॉन्सेप्ट पे आ गए, जो था सीरियस रहने का, और उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया कि उन्होंने ये डिसीजन अपने इंस्टिंक्ट पे लिया था। राइटर पार्क और मानुओ वोजिन के जवाब पे हैरान हो गए थे और मन ही मन वोजिन अपने जवाब की खुद ही तारीफ कर रहे थे। मानुओ ने वोजिन से पूछा कि क्या वो मजाक तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंस्टिंक्ट का मतलब ये था कि उन्होंने स्क्रिप्ट को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर लिया था, और एक एक्टर के पास एक क्वालिटी होना बहुत बड़ी बात, मगर ये क्वालिटी किसी एक्टर के पास अचानक से नहीं आती, और उस समय ये क्वालिटी बहुत गिने चुने एक्टर्स के पास थी। और अगर वोजिन के पास भी यही क्वालिटी थी तो डिटेक्टिव एजेंसी एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली थी। और वोजिन ने फिर ये कहा कि इंस्टिंक्ट या ऐसा ही कुछ। चैप्टर खत्म। को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वोजिन ने डिटेक्टिव एजेंसी का प्रोजेक्ट अपने इंस्टिंक्ट पे लिया था, और उन्हें ये लग रहा था क्या वोजिन ने उनका भी ड्रामा प्रोफाइलर अपने इंस्टिंक्ट पे लिया था। तो उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या उनके इंस्टिंक्ट से उन्हें ये भी लग रहा था कि प्रोफाइलर ड्रामा एक हिट होगा। वोजिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि मानुओ को उनका जवाब थोड़ा अजीब लगा, और वोजिन ने मानुओ का जवाब दिया कि हाँ, उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि डिटेक्टिव एजेंसी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, वो एक हिट होगी। राइटर पार्क ने मानुओ से पूछा कि क्या उनका ये डिसीजन थोड़ा रिस्की नहीं था, क्योंकि वोजिन अपनी करियर की स्टार्टिंग जो डिसीजन लेने वाले थे वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। वोजिन ने राइटर पार्क को सीरियस चेहरा बना के एक ही बात बोली, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? राइटर पार्क ने जब वोजिन का जवाब सुना वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। उन्होंने वोजिन जैसा एक्टर कभी नहीं देखा था, और उन्हें यकीन था कि वोजिन जैसा एक्टर इस दुनिया में कहीं था भी नहीं। नॉर्मली अगर कोई एक्टर प्रोफाइलर जैसे बड़े ड्रामा में काम कर रहा था तो वो एक्टर अपना नया प्रोजेक्ट बहुत सोच समझ के लेता और थोड़ा टाइम लेकर लेता, मगर मानुओ हैरान थे कि वोजिन ने एक ऐसी स्क्रिप्ट चूज कर ली थी जो अब तक कई लोगों ने इग्नोर करी थी, और अगर किसी तरह से डिटेक्टिव एजेंसी एक हिट हो जाती तो वोजिन एक बहुत बड़े एक्टर बन जाते, क्योंकि वोजिन की एक्टिंग, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग की क्वालिटी और इन सब के साथ साथ उनकी इंस्टिंक्ट बहुत अलग लेवल पे थी। और मानुओ ने वोजिन से मजाक करते हुए बोला कि जब वो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलेंगे तो हर स्क्रिप्ट उनके साथ एक कंसल्ट करेंगे। राइटर पार्क ने वोजिन से पूछा कि उनकी इंस्टिंक्ट प्रोफाइलर ड्रामा को लेके कैसी थी, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाता वोजिन ने ये स्क्रिप्ट खुद चूज नहीं करी थी। राइटर पार्क और मानुओ ने वोजिन को उस रोल के लिए कास्ट करा था। वोजिन ने जवाब दिया कि अगर राइटर पार्क और मानुओ किसी ड्रामा को बना रहे थे तो वो एक हिट ही होता। राइटर पार्क ने वोजिन को बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फेमस राइटर और प्रोड्यूसर एक ड्रामा को बना रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो ड्रामा हिट होगा। ऐसे बहुत सारे ड्रामा थे जो बहुत टॉप एक्टर्स के साथ फ्लॉप हो गए थे। क्योंकि वोजिन ने ब्लैक स्क्रीन के अंदर प्रोफाइलर ड्रामा का ग्रेड देखा था तो उन्हें यकीन था कि ये ड्रामा एक हिट ही होगा, और उन्होंने राइटर पार्क को भी यही जवाब दिया था। राइटर पार्क वोजिन की तारीफ से खुश हो रही थी और सवाल पूछ रही थी, मगर मानुओ ने उन्हें रोका और उन्हें बोला कि उन्होंने वोजिन को इस सब के लिए नहीं बुलाया था। राइटर पार्क को याद आया कि उनका वोजिन को आज बुलाने का कारण ये था कि वो उन्हें प्रोफाइलर की ऑफिशियल पहली स्क्रिप्ट देने वाली थी, और जैसे ही 2 से 4 तक बनते हैं वो जल्द से जल्द वोजिन को दे दिए जाएंगे। राइटर पार्क ने वोजिन को बताया कि जब
जब उन्होंने वोजिन को असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करते हुए देखा तो वो और ज्यादा इंस्पायर हो गई थी और उन्होंने स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस और करे थे। और क्योंकि उन्हें जो पहले स्क्रिप्ट मिली थी वो एक ड्राफ्ट था, तो वो इस स्क्रिप्ट को दोबारा से पढ़ ले। मानो ने वोजिन को स्क्रिप्ट रीडिंग की लोकेशन बता दी और उन्होंने ये बताया कि स्क्रिप्ट की रीडिंग एम्प्टी वे से होने वाली थी। वोजिन ने कंफर्म करा कि एम्प्टी वे का मतलब यही था कि सारी कास्ट मिलेगी और स्क्रिप्ट रीडिंग के साथ साथ आपस में इंटरेक्ट भी करेगी, गेम्स और एक्टिविटीज भी होंगी। और ये सब करने का कारण ये था कि जब सारे मेंबर शूटिंग के लिए मिलेंगे उनके बीच में कुछ भी ऑकवर्डनेस नहीं होगी और एक्टिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मानव ने वोजिन को यह भी बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग तो बस एक बहाना था, वहां पे तो सारे कास्ट मेंबर मिलके हंसी मजाक करने वाले थे। मानव की बात सुनकर वोजिन अंदर ही अंदर खुश हो गए थे और क्योंकि तभी उन्होंने रियलाइज करा कि वो भी टॉप सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करने वाले थे। तो मानव ने वोजिन को स्क्रिप्ट रीडिंग टाइम और डेट बताया और ये भी बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग का टोटल टाइम 2 दिन होने वाला था और क्या वोजिन स्क्रिप्ट रीडिंग को ज्वाइन कर सकते थे। तो वोजिन ने मानव को जवाब दिया कि उनके शेड्यूल में टाइम था और वो स्क्रिप्ट रीडिंग को ज्वाइन कर सकते थे। मानव वोजिन को स्क्रिप्ट रीडिंग के बारे में और बातें बता ही रहे थे कि तभी वोजिन के पास एक कॉल आ गया था। जब वोजिन ने कॉल उठाने के लिए फोन चेक करा तो वो कॉल था डायरेक्टर शिन का। मानव ने वोजिन से कहा कि अगर उनके पास कोई अर्जेंट कॉल आ रहा था तो वो फोन उठा सकते थे। डायरेक्टर शिन ने वोजिन से कॉल पे पूछा कि क्या वो अगले दिन मिल सकते थे, क्योंकि डायरेक्टर शिन डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में वोजिन के साथ और डिटेल्स डिस्कस करना चाहते थे और वो वोजिन के पास एड्रेस भेज देंगे। वोजिन ने डायरेक्टर की बात से एग्री कर लिया था। मानव ने जब ये देखा कि वोजिन डायरेक्टर शिन से बात कर रहे थे तो उन्होंने वोजिन से डिटेक्टिव एजेंसी की कास्टिंग के बारे में पूछा और उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट रीडिंग का शेड्यूल पूछा। वोजिन ने मानव को बताया कि उस समय वोजिन के अलावा डिटेक्टिव एजेंसी की कास्ट में और कोई नहीं था। मानव को वोजिन की बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि मानव ने हांग यूई को डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बताया था और उन्हें पता था कि हांग यूई डिटेक्टिव एजेंसी स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड थी, मगर उन्होंने अभी तक डायरेक्टर शिन को कांटेक्ट क्यों नहीं करा था। तो उन्होंने हांग यूई की मदद करने के लिए वोजिन से उनकी और डायरेक्टर शिन की मीटिंग का टाइम और लोकेशन पूछ ली थी। अगले दिन वोजिन डायरेक्टर शिन के ऑफिस में चले गए थे। वहां पे डायरेक्टर शिन ने वोजिन को ग्रीट करा और उन्हें बैठने के लिए बोला। डायरेक्टर शिन ने वोजिन को सीधा पॉइंट पे आते हुए ये बताया कि उन्होंने कई प्रोडक्शन कंपनी और इन्वेस्टर के साथ कॉन्टेक्ट करा, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जीजीओ एंटरटेनमेंट डिटेक्टिव एजेंसी को इन्वेस्टमेंट मिलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वोजिन ने जब ये देखा कि डायरेक्टर शिन अपने काम से थोड़ा परेशान थे तो वोजिन को खुद के अपने ऑफिस के दिन याद आ गए थे। वोजिन ने डायरेक्टर शिन से पूछा कि क्या वो किसी तरह से उनकी मदद कर सकते थे, मगर डायरेक्टर शिन ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी और वोजिन सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे और वो किसी ना किसी तरह से इन्वेस्टमेंट तो ले ही लेंगे। डायरेक्टर शिन ने यह भी बताया कि वो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए स्क्रिप्ट में से कुछ सीन्स हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। वोजिन ने पूछा कि अगर वो स्क्रिप्ट में से सीन्स हटा देंगे तो क्या स्क्रिप्ट की क्वालिटी कम नहीं हो जाएगी। डायरेक्टर शिन ने वोजिन से इस बात के लिए माफी मांगी और वोजिन को यह बताया कि फिलहाल उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और डायरेक्टर शिन के मन में एक डर ये भी था कि क्या वो कभी भी डिटेक्टिव एजेंसी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी रूम में एक पर्सन ने एंटर कर दिया था। उस पर्सन ने मास्क पहन रखा था, लेकिन जब उस पर्सन ने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो पता चला कि वो पर्सन हांग यूई थी और उन्होंने आते ही ये बात बोल दी थी कि वो डिटेक्टिव एजेंसी में एक रोल लेना चाहती थी। डायरेक्टर शिन हांग यूई की बात सुन के हैरान हो गए थे, मगर वोजिन अपने चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहे थे, मगर उनके माइंड में वो पैनिक कर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कि क्यों एक टॉप एक्टर अचानक से आके एक शॉर्ट फिल्म में रोल लेना चाहता था। हांग यूई ने मजाक करते हुए कंप्लेन करी कि वोजिन उनके एंट्री से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे और कि क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हांग यूई स्क्रिप्ट में एक रोल लेने वाली थी। वोजिन ने वहां पे अपना कॉन्सेप्ट यूज करा और हांग यूई का एक सिंपल जवाब ये दे दिया कि वो सरप्राइज थे, मगर हांग यूई ने जवाब दिया कि वोजिन अपने चेहरे से बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे थे और उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वोजिन सोच ही रहे थे कि हांग यूई को स्क्रिप्ट के बारे में पता कहां से चला, मगर तभी उन्हें याद आया कि ऐसा हो सकता कि ये सब मानवों की वजह से हुआ हो। तो वोजिन ने हांग यूई से कंफर्म करा कि क्या ये सब उन्हें मानवों से पता चला था। हांग यूई ने बताया कि मानवों ने ही उन्हें इस बारे में बताया था, मगर वो मानवों के मैसेज के बिना भी इस रोल में इंटरेस्टेड थी। वोजिन ने हांग यूई से पूछा कि क्या वो सच में डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहती थी और वो वहाँ पे कोई मजाक तो नहीं कर रही थी। भले ही दिखने में ऐसा लग रहा हो कि वो मजाक कर रही थी, मगर वो बिल्कुल सीरियस थी और वो स्क्रिप्ट में पार्ट करना चाहती थी। वोजिन थोड़े खुश थे क्योंकि हांग यूई उनके बिल्कुल पास खड़ी थी और वो भी इस बात से बहुत खुश थे, मगर उन्होंने हांग यूई को ऐसा नहीं बोला।
उन्होंने हांग यूई को बस यही बात बोली कि अगर हांग यूई यही करना चाहती थी तो वो इस बात के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं थे। डायरेक्टर शिन ने हांग यूई को बताया कि उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि हांग यूई उनके प्रोजेक्ट में काम करना चाहती थी। जवाब देते हुए हांग यूई ने बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट के कुछ सिनेरियोस पढ़ भी लिए थे और वो स्क्रिप्ट में वाइफ का रोल प्ले करना चाहती थी। डायरेक्टर शिन ने हांग यूई को बताया कि वाइफ का रोल एक सपोर्टिंग रोल था और क्योंकि वो डिटेक्टिव एजेंसी को एक फिल्म फेस्टिवल में सबमिट कराना चाहते थे और डायरेक्टर शिन के लिए हांग यूई की फीस देना बिल्कुल नामुमकिन था। हांग यूई ने डायरेक्टर शिन को बताया कि उन्हें अब इन्वेस्टर्स की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं थी और उन्होंने अपनी एजेंसी BW एंटरटेनमेंट के CEO चोई के बारे में बताया और डायरेक्टर शिन को CEO चोई का कार्ड दे दिया और बताया कि वो उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते थे। हांग यूई ने वहां से जाने से पहले डायरेक्टर शिन से एक और रिक्वेस्ट करी कि हांग यूई डिटेक्टिव एजेंसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी तक शॉर्ट फिल्म पब्लिश नहीं होती, ये बात किसी को पता चलने ना दे। हांग यूई ने जाने से पहले वोजिन से एक और सवाल ये किया कि उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी चूज क्यों करी थी। क्योंकि वोजिन ने ये सवाल यहाँ पे दूसरी बार सुना था तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उन्होंने पहले दिया था कि स्क्रिप्ट चूज करने का कारण उनकी इंस्टिंक्ट थी। मानो और राइटर पार्क की तरह हांग यूई को वोजिन के जवाब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था और उन्होंने वोजिन को ये बोला कि जब तक वो खुद नहीं देखेंगी तो उन्हें यकीन नहीं होगा और उन्होंने वोजिन से टच में रहने के लिए कहा। वोजिन के पीछे डायरेक्टर शिन अभी जो सीन हुआ था उस पर पैनिक कर रहे थे मगर वोजिन डायरेक्टर शिन को इग्नोर करते हुए एक ही बात सोच रहे थे कि हांग यूई ने वोजिन को एक दोस्त की तरह टच में रहने के लिए कहा था। शाम होने के बाद वोजिन अपने घर आ गए थे और वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि आज के दिन में क्या क्या हो गया था और वो इस बात को सोचते हुए खुश हो रहे थे कि वो जब अपने बेस्ट फ्रेंड किम यंग को ये बताएंगे कि उन्हें लगातार 2 प्रोजेक्ट मिल गए और दोनों में वो हांग यूई के साथ काम करने वाले थे तो उनके दोस्त का रिएक्शन क्या होगा। तो क्योंकि वोजिन अब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रोफाइलर ड्रामा में जितने भी रोल्स थे वो उन सबको एक्सपीरियंस करेंगे। वोजिन ने प्रोफाइलर के पहले पार्ट ऑफिशियल स्क्रिप्ट निकाली और स्क्रिप्ट के साइड में ब्लैक स्क्रीन आ गई थी और वोजिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे। ब्लैक स्क्रीन में जाने के बाद वोजिन ने देखा कि वहां पे प्रोफाइलर की 2 स्क्रिप्ट थी, एक थी ड्राफ्ट जो उन्हें पहले मिली थी और एक थी ऑफिशियल जिन्होंने उससे अभी एंटर किया था। वोजिन ने वहां पे ड्राफ्ट वाली स्क्रिप्ट हटा दी थी और वोजिन ने जब ऑफिशियल स्क्रिप्ट का ग्रेड देखा तो हैरान हो गए थे और क्योंकि उस स्क्रिप्ट पे ग्रेड था A+। और यहाँ पे हमें ब्लैक स्क्रीन की एक और पावर पता चली कि वहाँ पे स्क्रिप्ट का ग्रेड बदल भी सकता था और वोजिन ये सोच रहे थे कि अगर स्क्रिप्ट को बार बार रिवाइज करा जाए, बार बार इम्प्रूव करा जाए तो क्या अगला ग्रेड A++ होगा और या फिर S। वोजिन के सामने उस स्क्रिप्ट का व्हाइट पेज आ गया था और उस स्क्रिप्ट पे बहुत सारे रोल्स थे। वोजिन को ये पता था कि उनकी एक्टिंग नॉलेज बाकी सब एक्टर से बहुत कम है तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो स्क्रिप्ट में से हर एक रोल को एक्सपीरियंस करेंगे ताकि स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे वो किसी बात पे कंफ्यूज ना हो और वहां पे वो अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। और फिर एक रोल की रीडिंग शुरू हो गई थी। चैप्टर खत्म।